तो ई अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज हो तो अलोंग। ठीक है, ये किसकी बात हो रही थी? फोर्स की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसको डायपोल तभी कंसीडर करोगे जब दो चार्ज के बीच की सेपरेशन और जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है उनके बीच का कंपैरिजन इस तरीके का हो। जैसे मान लो कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है -Q1 और इसके बीच की दूरी है 2L, और यहां कहीं पॉइंट है जो सारी की सारी दूरी कहां से नपती है, और डायपोल के केस में सारी दूरी डायपोल के सेंटर से नपती है। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डायपोल वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब ये दूरी R बहुत ज्यादा बड़ी होगी 2L से। अगर ऐसा नहीं है तो मैं उसको डायपोल कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा, डायपोल और दो पॉइंट चार्ज के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले का डिफरेंस क्या है? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो वो KQ/R² कब है? पॉइंट चार्ज के लिए। और अगर डायपोल के बारे में बात की जाए तो हाँ, ये दो हिस्सों में टूटता है, एक 2kp/r³, ये किस केस के लिए? जब एक्सियल, और ये kp/r² किसके लिए? इक्वेटोरियल। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? तो फर्क क्या है पॉइंट चार्ज और डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लगने में? फर्क क्या है? अच्छा, इसमें कुछ एक और क्रिटिकल बात क्या थी कि अगर एक्सियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन आपस में पैरेलल होगी। अच्छा, डायपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जल्दी बताओ। नेगेटिव टू पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो P और E की डायरेक्शन हमेशा पैरेलल आती है, और इधर P और E की डायरेक्शन एंटी पैरेलल आती है। ये कब? किसी क्रिटिकल केस में? हमेशा, हमेशा, ये ऑलवेज वाली बात है। ठीक है, यहां कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट की जो क्वांटाइजेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगती है? क्वांटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए लग जाती है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि यहां चीजें डिस्क्रीट होती है ना। तो मैक्रो के लिए क्या फंडा लगेगा? हाँ, नोट फॉर मैक्रो। इसके लिए क्या होता है? डेंसिटी बेसिकली, चल ठीक है, तुम्हें मैथमेटिकली डेंसिटी समझ में आता है, बट इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉन कंटिन्यूअस हो सकता है बट सीबीएसई में नहीं होगा। सीबीएसई में नॉन कंटिन्यूअस नहीं होगा। नॉन कंटिन्यूअस हो सकता है ये, है ना, कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में अलग बिहेव कर रहा है, वाई एक्सिस में अलग बिहेव कर रहा है, जेड एक्सिस में अलग बिहेव कर रहा है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पिछले साल जेईई मेंस ने क्वेश्चन भी बनाया था इस पे, दो वायर को लेके, बढ़िया क्वेश्चन था वो। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से तुम कर पाओगे, एक 1D, एक 2D और एक 3D। इसमें मतलब कहां फैलाओगे चार्ज? इस पे फैलाओगे लाइन पे, इस पे फैलाओगे एरिया पे, इस पे फैलाओगे वॉल्यूम पे। इस तरीके से तुम चार्ज फैलाओगे और ये यूनिफॉर्म रहेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो भी कैसा? यूनिफॉर्म। फैलने का मतलब पता है क्या है? यूनिफॉर्म फैलने का मतलब ये है कि अगर एक यूनिट एरिया पे 2 कूलम्ब चार्ज फैला हुआ है तो 2 यूनिट एरिया पे 4 फैलेगा, 3 यूनिट एरिया पे 6 फैलेगा। समझ आया? ये होता है इसका मतलब। यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, और क्या था इसमें? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी मैं नहीं बता रहा, पता होगी तुम्हें, पता होनी चाहिए, है ना, इतने नीचे नहीं गिरेंगे। हाँ हाँ, वो पोटेंशियल में आएगा, इक्विपोटेंशियल सर्फेस अगले चैप्टर में आएगा। पहले इसकी बातें कर ले सारी। इसमें बताओ और क्या दिक्कत है तुम्हें? कुछ दिक्कत आई हो तुम्हें कि सर ये वाली चीज दोबारा बता देनी चाहिए आपको? फटाफट बताओ। कैपेसिटर के लिए तो अच्छा, हाँ, एक चीज इसमें देख लो कि गोस पे आ जाते हैं, गोस से भी पहले फ्लक्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद काम की चीज फ्लक्स ही है। एनुलर यहाँ नहीं, ये खत्म करो ना, ये आसान आसान बातें। ऐसे तो मैं यहाँ बहुत कुछ बता दूं फिर। एनुलर पे क्यों अटक रहा है फिर तो? हाँ, फिर तो बहुत सारी चीजों पे बात कर सकते हैं ना। तो हाँ जी, फ्लक्स, काउंटिंग ऑफ लाइन, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तीन चीजों पे डिपेंड करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा, एरिया पे नहीं, किस पे? एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा, और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। सिर्फ तीन बातों पे डिपेंड करेगा। वो भी कब? जब यूनिफॉर्म। वो भी कब? जब अगर यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो एलिमेंट ले लोगे, एलिमेंट ले लोगे। एलिमेंट लेने का मतलब क्या है? दुनिया का सबसे छोटा एरिया मान लोगे, दुनिया का सबसे छोटा एरिया मान लोगे। उस एरिया पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? वो भी तो एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। मान लो इतना छोटा एरिया है, एक ही लाइन पास हो सकती थी। कितना छोटा एरिया है? एक ही लाइन पास हो सकती थी, हो गई एक लाइन पास, तो वहां से एक छोटा सा फ्लक्स आ गया। क्या आ गया?
छोटा सा फ्लक्स, वो फ्लक्स कैसा है? एलिमेंटल। वो फ्लक्स कैसा है? एलिमेंटल। अब ऐसे ऐसे टुकड़े ले लो एरिया के, कितने टुकड़े लो? इनफाइनाइट टुकड़े ले लो। उन सभी इनफाइनाइट टुकड़ों से एक एक लाइन गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एलिमेंटल, उन सबको जोड़ दो और उनकी गिनती कर लो, तो नेट फ्लक्स आ गया। समझ आया? तो ये दोनों एक ही बातें हैं। जैसे जो मैंने बताया, अगर तुम लिखना चाहो फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई नेट ई डॉट ए, या फिर ऐसे ही लिखो तुम सीधा ई ए, तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट है, बच्चे नहीं हो। ये जो मैंने बताया और जो मैंने अभी कहानी एलिमेंटल वाली बताई थी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसको इंटीग्रेट करके यही आंसर आएगा। जो मैंने बताया वो क्या था? वो था डी फाई इक्वल्स टू किसके बराबर? डी। क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था। क्योंकि एक पॉइंट से एक ही लाइन निकाली तुमने, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन लगा ली, तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा यूनिफॉर्म हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, अंदर डीए बचेगा। क्या बचेगा? अंदर डीए बचेगा। तो डी फाई बराबर ई डी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऊपर वाला आंसर चमक जाएगा। सीबीएसई में ऐसा हो जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। मान लो उसने नॉन यूनिफॉर्म एरिया ले लिया, अब हर जगह एंगल अलग बना, फिर तो नहीं कर पाओगे, फिर तो बात ही गई। सॉलिड, सॉलिड एंगल वाला तरीका भी यहाँ कोई जगह नहीं है उसकी, नहीं है यहाँ कोई जगह नहीं है उसकी, यहाँ जगह नहीं है। अरे वो अच्छे से जब तुम बेसिक मैथ से बिल्कुल 11 से पढ़ोगे तब कराएंगे। आओ तो सही, तुम पहले इससे तो निकलो। हाफ एंगल, हाँ, अरे सॉलिड एंगल ही तो है वो। अरे उसमें कोस थीटा वगैरह कंपोनेंट वगैरह उसमें है, ढक्कन वक्कन बहुत सारी चीजें होती है, बताऊंगा, सारी बताऊंगा। स्कूल वाले ने एक लाइन बोली होगी पर मैं 10-15 लाइनें बताऊंगा, तो अलग चीज है वो। करेंगे तो फिर ढंग से करेंगे, ऐसे उड़ती उड़ती क्यों करें चीजें। ये तो इसलिए फटाफट पिलवा रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में बताई हुई है सारी बातें तुम्हें पहले भी, ठीक है। अच्छा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते थे, आसान फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बहुत मुश्किल पड़ जाता है इससे निकालना, कई बार इससे निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, तो उसके लिए हमारा गोस भैया ने काम आसान कर दिया। हाँ, तो गोस लो, गोस ने सिर्फ इतना सा कहा कि कोई भी इमेजिनरी एरिया काट लो, कोई भी इमेजिनरी एरिया काट लो। उस इमेजिनरी एरिया को काटने के बाद इसके अंदर चार्ज गिन लो, इसके अंदर चार्ज गिन लो, और जो इसके अंदर चार्ज गिना गया उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, खत्म। तो एक लाइन में क्या हो गए कि फ्लक्स क्या होगा? क्यू एनक्लोज बाय डन। ये गोस ने कहा, समझ आया? लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक क्या है कि क्यू एनक्लोज, एनक्लोज करने का मतलब एनक्लोज तो किसी 3D बॉडी से ही करोगे, 2D बॉडी तो कभी एनक्लोज कर ही नहीं सकते हो, है ना? तो 2D बॉडी से अगर एनक्लोज नहीं किया जा सकता तो गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा होगा? आल्बिज 3D। ठीक है, अब ये गॉस लॉ किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉर्मूला बता रहा है तुम्हें किस पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट तो ऑलवेज कांस्टेंट सदा बाहर, क्यू एनक्लोज्ड अलग अलग हो सकता है, कभी कभी कितना चार्ज एनक्लोज है, कभी कितना चार्ज एनक्लोज हो जाए, तो वो तो गॉस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यहाँ पे फॉर्मूला मेरा सिर्फ और सिर्फ चार्ज एनक्लोज, सिर्फ और सिर्फ, उसके अलावा दुनिया पे किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ रहे इस बात को? तुम्हें कई बार लगेगा बहकावे में कि यार ये तो और भी चीजों पे डिपेंड कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास सेम चार्ज है, मैंने दो कलाम के चार्ज को एनक्लोज किया, है ना? अब मैं तुम्हें अलग अलग एस्पेक्ट बताता हूँ। एक बार मैंने ऐसे एनक्लोज किया, एक बार मैंने ऐसे एनक्लोज किया, हमेशा चार्ज मैंने सेंटर पे रखा, हमेशा चार्ज मैंने सेंटर पे रखा, और एक बार मैंने ऐसे एनक्लोज किया। ये भी 3D है, ये स्फीयर है, ये अमीबा है 3D वाला, और ये क्यूब, ये कौन, ये क्यूबॉइड, ठीक है? हमेशा चार्ज कहां रखा? सेंटर पे। और गॉसियन सरफेस की शेप बदलता चला गया, गॉसियन सरफेस की शेप बदलता चला गया। तो मुझे बताओ इससे मेरा फ्लक्स कितना आएगा? 2 बाय, इससे, इससे, इसका मतलब तुम शेप क्या इमेजिन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब शेप अपनी सहूलियत से इमेजिन की जा सकती है, शेप अपनी सहूलियत से इमेजिन की जा सकती है। जैसे एग्जांपल, अब थोड़ा थोड़ा बुद्धि डालते चलो, अगर मुझे पॉइंट चार्ज गिवन हो, पॉइंट चार्ज गिवन हो, या फिर स्फेरिकल चार्ज गिवन हो, तो गॉसियन सरफेस कैसा लोगे? सबसे आसान लेंगे ना हम तो इसके लिए सबसे आसान गॉसियन सरफेस पड़ेगा स्फीयर। तो बताया, ऐसे ही अगर मैंने पॉइंट चार्ज ना लेके एक लीनियर चार्ज ले लिया, मतलब ऐसे लीनियर चार्ज ले लिया, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा लोगे? सिलिंड्रिकल। ठीक है? ऐसे ही मैंने लीनियर चार्ज की बजाय इस बार एरिया पे फैला हुआ चार्ज ले लिया, तो ऐसे कुछ, तो इस बार गॉसियन सरफेस क्या लोगे? सिलिंड्रिकल भी ले सकते हो, एनसीईआरटी में क्यूबॉइड ले रखा, क्यूबॉइड भी ले सकते हो। तो तुम्हारे पास दोनों इक्विवेलेंट ऑप्शन है, दोनों से ही इक्वली इजी पड़ता है, या तो तुम सिलिंड्रिकल ले लो और या फिर तुम क्यूबॉइडल ले लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? आसान सी चीज थी। तो अगर मैं यहाँ पे क्यूब ले लूं आंसर अलग आएगा क्या? नहीं,
बट क्यूब से मैथ्स लगाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ मैथ सबसे ज्यादा सिलेंडर पे लगेगी, यहाँ मैथ सबसे आसान स्फेरिकल पे लगेगी। अच्छा मैं स्फीयर की बजाय अगर ये वाली शेप ले लेता तो आंसर बदल जाता क्या? नहीं। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सरफेस शेप पे डिपेंड नहीं करता, उसकी मैथ्स डिपेंड कर सकती है शेप पे, लेकिन आंसर डिपेंड नहीं करता। अब जो सबसे आसान मैथ्स होगी उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सरफेस ले लेंगे, वो तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने, सही है। अच्छा इसके बाद अगर मान लो मैं चार्ज की पोजीशन चेंज कर दूं, चार्ज की पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब इसी दो कलाम को इस बार में सेंटर पे ना रख के कहां रख दूं, यहां, और इसमें कहां रख दूं, यहां। इसमें मान लो मैंने रख दिया यहां, ऐसे करके बताओ इन तीनों से फ्लक्स कितना आएगा? सेम आएगा। तो इसका मतलब मेरा पॉइंट चार्ज अंदर होना चाहिए, अंदर किस जगह उससे मतलब नहीं है, मेरा पॉइंट चार्ज अंदर होना चाहिए, अंदर किस जगह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी। लेकिन इस बात में इतने बढ़िया तरीके से मत रट लेना कि हर चीज का आंसर सेम ही करे जा रहे हो, है ना। कई बार ऐसे होगा, वो तुम्हें बोल देगा कि मान लो 5 सेंटीमीटर ऊपर ये 10 बाय 10 का फट्टा है, एक ओपन एरिया 10 बाय 10 का फट्टा है, मतलब स्क्वायर शेप का है 10 बाय 10 का, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी ऊपर, इसका सेंटर है ये, इस पट्टे का सेंटर ये, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो 1 कूलम। कितना? 1 कूलम। और अब वो तुम्हें बोल देगा कि इसमें फ्लक्स क्या आएगा वो बता दो, इस वाले फट्टे से क्या फ्लक्स निकलेगा वो बता दो, और फ्लक्स गिनती ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब तो दिक्कत होगी, 1 बाय, अरे हाँ 1 बाय, क्योंकि चार्ज क्या है 1, तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इस हिस्से से। बट अगर मैं यही दूरी 7 सेंटीमीटर कर देता, अब हाँ, तो इसीलिए बस इसीलिए मैं हाई एग्जांपल ले लिया। ये जो मैंने तुम्हें सिखाया है लोकेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये नेट फ्लक्स की बात हो रही थी। ध्यान से कान और दिमाग का ढक्कन दोनों खोल के सुन लो, ये जो बात हो रही थी किसके लिए हो रही थी? यहां नेट फ्लक्स नहीं है, यहां फ्लक्स का कुछ हिस्सा है, यहां फ्लक्स का कुछ, जैसे ही उसने 7 सेंटीमीटर कर दिया मैं नहीं निकाल पाऊंगा, तुम क्या निकालोगे? समझ आया? कोई परेशानी? पक्का? क्योंकि यहां हिस्सा बट रहा था। अब जैसे मान लो कि वो बोले कि इसने सेंटर में रखा हुआ है 2 कूलम, कहां रखा हुआ है? क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, तो हर हिस्से से सेम फ्लक्स निकलेगा ड्यू टू सिमेट्री, हर हिस्से से सेम फ्लक्स निकलेगा ड्यू टू सिमेट्री। बट मुझे बताओ 7 सेंटीमीटर ऊपर रखने से सिमेट्री आई क्या? नहीं। ऐसी अगर मैं ये यहां 2 कलाम यहां रख देता तो तुम्हें नहीं लगता कि इस वाली दीवार से कम फ्लक्स जाएगा, इस वाली दीवार से कम फ्लक्स जाएगा, इन दोनों से ज्यादा जाएगा, तो अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिसिटी खो गई। हाँ नेट फ्लक्स आज भी कितना रहेगा? 2/ε0, लेकिन पर वोल अब फ्लक्स चेंज, और कितना हुआ है मुझे नहीं पता। बात समझ में आती है? कोई परेशानी यहां तक? तो ये कुछ कुछ बातें याद रखना। शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, शेप और साइज पे डिपेंड, शेप पे डिपेंड नहीं करा, लोकेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करा, और साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं ईपी एक बड़ा स्फीयर ले लेता तो भी फ्लक्स कितना आता? तो मेरा फाई नेट की बात हो रही है अगेन। फाई नेट किसके इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ पहला शेप, दूसरा साइज, तीसरा, आगे बात समझ। लेकिन ये किसके लिए? नेट फ्लक्स के लिए। पार्शियल फ्लक्स के लिए ये बातें वैलिड नहीं है। पार्शियल फ्लक्स के लिए मुझे हाईली सिमेट्री चाहिए, हाईली सिमेट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम है तो ही तुम पार्शियली निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे, सीधी सी बात है। क्लियर है बात? अच्छा अब गॉसियन सरफेस में जो फ्लक्स लिखा उसका लिखने का तरीका समझना। देखो फ्लक्स को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका फ्लक्स को लिखने का है E.ds। अगर मैं इंटीग्रेशन हटा दूं तो ये क्या लिखा हुआ है? d5, और इंटीग्रेशन लगा दूं तो क्या लिखा हुआ है? फाइनेट। ये हटा दूं तो d5, ये लगा दूं तो फाइनेट। ये क्या लिखा हुआ है? d5 पाई या फाइनेट? फाइनेट। क्या लिखा हुआ है? फाइनेट। तो ये भी फाइनेट है और ये भी, तो दोनों आपस में भी तो बराबर होने चाहिए, सही बात है ना। तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब E.ds कौन बराबर आएगा? Q एनक्लोज बाय, अच्छा जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो चार्ज एनक्लोज लिखा हुआ है, लिख क्या रहा हूं पता ही है तुम्हें। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है ये ड्यू टू ऑल चार्ज लिखा हुआ है, ड्यू टू ऑल चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये बात मैच कैसे हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो सभी चार्ज की वजह से है और राइट हैंड साइड पे सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से। तो जब मैं मैथ्स लगाऊंगा तो मेरे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे सेम अजम्पशन होनी चाहिए ना। ये तो अजम्पशन गलत हो गई कि उल्टा हाथ पे तो मैं ले रहा हूं सभी चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से कंट्रीब्यूशन कितने चार्ज की वजह से है? सब, चाहे वो एनक्लोज हो रहा हो चाहे वो एनक्लोज ना हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबका गिना जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अंदर जो चार्ज जो राइट हैंड साइड लिखी हुई है इस पे सिर्फ वही चार्ज इंक्लूड होगा जो एनक्लोज्ड है।
तो अब ये बात, दो बातें मैच कैसे हुई? दो बातें ऐसे मैच हुई कि एग्जांपल लेके देख लो, बाहर मैंने रख दिया 2 कूलम्ब, अंदर रख दिया मैंने 3 कूलम्ब, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो ऐसे जाएंगी, देख पा रहे हो? और जो 3 कूलम्ब से लाइन है वो ऐसे जाएगी। 3 कूलम्ब से निकलने वाली लाइन सिर्फ एक बार सरफेस को काट के जाएगी। कितनी बार? सिर्फ एक बार। लेकिन 2 कूलम्ब से निकलने वाली लाइन इस सरफेस को एग्जैक्टली कितनी बार काट के जाएंगी? हमेशा 2 बार, हमेशा 2 बार। अगर वो एक बार काट के गई तो वो टेंजेंशियल केस बनेगा। क्या बनेगा वो? और टेंजेंशियल केस में मुझे बताओ, ये इस पॉइंट पे अगर छोटा सा एरिया कंसीडर करें तो एरिया वेक्टर यहां नहीं बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा। बीच का एंगल 90 आ जाएगा। बीच का एंगल 90 आती है, cos 90 है, फ्लक्स 0। अच्छा, अब ये लाइन यहां काट के गई है तो मुझे बताओ यहां एरिया वेक्टर ऐसे होगा और यहां एरिया वेक्टर ऐसे होगा। यहां 180 का एंगल बनेगा, यहां 0 का एंगल बनेगा, यहां से फाई आएगा, यहां से माइनस फाई आएगा। एरिया सेम है, समझते रहना, एरिया सेम है। अच्छा, और जो एंगल बनाएगा जरूरी नहीं है पैरेलल एंटी पैरेलल हो, ऐसे भी हो सकता है कि ये एंगल यहां बना और यहां जो था ये एंगल यहां बना, तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा एग्जैक्टली सेम होंगे। समझ आया? तो अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां एंगल कितना बना? माइनस थीटा, यहां कितना बना? थीटा। समझ आया? तो ऐसे करने से यहां से फ्लक्स एग्जैक्टली माइनस फाइव आएगा और यहां से एग्जैक्टली प्लस फाइव आएगा। तो प्लस फाइव और माइनस फाइव दोनों का कंट्रीब्यूशन तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर दिया इस आदमी ने और मैंने काउंट भी किया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। आसान भाषा में फिजिकली देखो, जितनी लाइन एंटर करी उतनी निकल गई, कौन सा फ्लक्स? समझ आया? इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज या दो चार्ज विच आर एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। और लेफ्ट हैंड साइड पे गॉसियन के अंदर वाले भी और बाहर वाले भी, राइट हैंड साइड पे सिर्फ गॉसियन के अंदर वाले। क्लियर? कोई परेशानी? पक्का? ठीक है। यहां पे सारी बातें कंक्लूड हो चुकी है। अब जैसे पहला सवाल देखो, पहला सवाल मान लो कि मैंने दो बॉडी ली, ये है ए, ये है बी। ए से बी पे चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है 10⁹ कूलम्ब, कूलम्ब तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के ए से बी जाने का रेट क्या है? 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं ए से बी? 9 सेकंड। तो तुमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा 1 कूलम्ब चार्ज यहां से यहां पहुंचाने में? कितना समय लगेगा 1 कूलम्ब यहां से यहां पहुंचाने में? ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड में कितना गया? 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा? Q इक्वल्स टू n कितना है? 10⁹ इंटू ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसका मतलब 1 सेकंड में इतना कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितने सेकंड में ट्रांसफर होगा? इतना। समझ आ गया ना? टॉफी बटी है बस। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, सोल्व करोगे आगे 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकंड। अब ये इतने सेकंड 10⁻⁹ सेकंड कितना होता होगा? 10⁻⁹ सेकंड तो एक बार देख लेते हैं 10⁻⁹ सेकंड कितना। नहीं नहीं नहीं, 11.5 साल नहीं होता, 200 साल होता है। कैसे निकालोगे? निकालने का तरीका ये है, 6.25 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 3600। कहां तक पहुंच गया मैं? घंटे में। इससे डिवाइड करोगे तो कितने घंटे आएंगे? वो आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने साल होंगे? वो आ जाएगा, है ना? उससे पहले 24 भी, क्योंकि एक दिन गिनना पड़ेगा ना मुझे, तो एक दिन में 24 घंटे और फिर एक साल में 365 दिन। तो अब जो आंसर आएगा वो कितने में आएगा? ईयर्स में आएगा। दोबारा से देख लो, इसको भी 60 इंटू 60 लिख लो। अगर सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी जाए तो क्या आएगा आंसर? मिनट। नहीं आया समझ? नहीं आया तो बता देना। यहां आंसर किस में आएगा? आवर्स में। यहां डेज में, डेज में, और यहां ईयर्स में। आ गया समझ? तो ऐसे कर के 200 साल आ जाएगा। तो 1 कूलम्ब ट्रांसफर करने में 200 साल लगेगा। वो भी कब? जब 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन भाग गया। और 10⁻⁹ छोटी मोटी यूनिट नहीं है, बहुत भयंकर क्वांटिटी है। ठीक है। इतना हाई रेट होने के बाद भी 200 साल लग जाएंगे 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर होने के लिए। इतना बड़ा होता है कूलम्ब चार्ज। आइडिया लगा? अच्छा, इसी के नीचे एनसीईआरटी में एक लाइन थी तुम्हारी, मुझे पता नहीं कहाँ काम है, अगर कर ले तो कर ले, ठीक है बता देता हूँ, 1 ही सेकंड लगेगा। वो है कि अगर तुम क्यूबिक सेंटीमीटर समझते हो? मतलब वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर ऊपर, इतने का एक क्यूब ले लो। उस क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उस क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो वो लगभग तुम्हारा आ जाता है 2.5 इंटू 10⁻⁹ कुछ देख लेना, एक बार पढ़ लेना, पता नहीं कहाँ काम आएगी, जो भी है, बट इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, शायद 24 था, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। ठीक है,
मुझे बताओ H2O पे नेट चार्ज कितना होता है, एक H2O मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज, एक H2O मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज इज 0। हर मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि नेट चार्ज अगर जब तक 0 नहीं होगा तब तक वो बढ़क कर नहीं बिछा देगा। हर चीज अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो एक H2O का मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल है, दो H2O के मॉलिक्यूल साथ में रख दिए तो नेट चार्ज, अब दोनों मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज, सिस्टम पे नेट चार्ज इज 0, 3 रख दिए, 1 मोल 1 बाल्टी पानी, तो 1 कप पानी पे चार्ज। हाँ, 1 कप पानी पे तुम्हें क्या क्या निकालना है, पहला क्यू नेट, दूसरा क्यू नेट पॉजिटिव, तीसरा क्यू नेट नेगेटिव। हाँ, 1 कप पानी को 250 ग्राम। अच्छा, 1 चम्मच आ गया तो 10 ग्राम मान लेंगे, चम्मच छोटी है तो, पर मैं क्या करूं भाई, वो होम साइंस फिर ले जाएगा चीजों को, क्या कर सकते हैं। हाँ, छोटी चम्मच हो तो 5 ग्राम, बड़ी चम्मच हो तो, है ना। अच्छा, एक होता है टीस्पून, एक होता है टेबल स्पून, टेबल स्पून मतलब 10 ग्राम, टीस्पून मतलब 5 ग्राम, ऐसे समझ रहा है ना, थोड़ा रसोई अभी। तो पहले तो क्यू नेट बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वरना पानी में हाथ डालते करंट मारता। अच्छा, दूसरा, वरना फिर पानी तुम्हें चिपकाता है, रिपेल करता। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितना मेरा मैग्नीट्यूड वाइज ये है, उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज ये भी है, बस ये प्लस का है, ये माइनस का। और यहां से एक बात ये भी पता लगती है कि न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज, नेट चार्ज 0 होता है। इसका मतलब ये नहीं है उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये है जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, या फिर उस पे इतने ही चार्ज तो पॉजिटिव को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, उतने ही चार्ज नेगेटिव को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है उसमें कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल डजंट मीन बॉडी डज नॉट पोजेस एनी चार्ज, न्यूट्रल मीन नेट चार्ज इज 0। ठीक है, बढ़ो आगे। तो 250 ग्राम बटे 18 इंटू 10, ये क्या निकला अभी तक, ये क्या अच्छा ये बताओ, ये क्या निकाल लिया तुमने, नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं। हाँ, इंटू एन करो ना पहले। अच्छा, इंटू एन करते ही मैंने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकल चुके हैं। अच्छा, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल में मुझे एक मॉलिक्यूल में पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो इतने मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। और ये अभी तक क्या निकाल पाया मैं, एन, क्या निकाल पाया, एन। और क्वांटाइजेशन के तहत एन से किसकी मल्टीप्लाई कर दूं नेट चार्ज निकालने के लिए, ई। अब ई माइनस का ले लोगे तो क्या आएगा, क्यू नेट नेगेटिव, और ई प्लस का ले लोगे तो क्या आएगा, क्यू नेट पॉजिटिव। अच्छा, ई माइनस ई प्लस मतलब ये है माइनस 1.67 × 10⁻³ -19, और ये 1.67 × 10⁻, क्लियर, -19 प्लस 19 नहीं, ठीक है। तो ये लगभग तुम्हारा 1.37 × 10⁻, कुछ तो आएगा, निकाल लेना इसको, है ना, डब्बा आ गया हमारे तरफ से। अच्छा, ये तो आ गया नेगेटिव, जो ही ये नेगेटिव आएगा वही है, तभी तो नेट चार्ज 0 बना होगा। क्लियर है, डन है। ऐसे ही अगर तुम्हें 1 चम्मच पूछ ले, हो 1 चम्मच भी नहीं, ऐसे पूछ ले कि 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पूछने का मतलब इस ऊपर क्या कर दोगे, 5 नीचे 18, 5/18, 1 टेबल स्पून इज डन। अच्छा, एक और सवाल करो। ये ए बॉडी है, इस पे क्यू चार्ज है, ये बी बॉडी है, इस पे मान लो, या ऐसा करो, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, ठीक है। एक है बॉडी सी जिसपे Q बराबर 0 है, एक है बॉडी डी जिसपे Q बराबर 0 है। इन दोनों का आपस में टच करवाया गया। अच्छा, ये भी देख लो, इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पूरे, जब तक ऐसा चल रहा था, जब तक टच नहीं करवाया गया, तो इस सेटअप के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो था F। समझते रहे ना, इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, इस पे कितना चार्ज है Q1, इस पे कितना चार्ज है Q2, बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो फोर्स कितना आया, F। अब इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी लाया, इन दोनों को टच करवा दिया, बी और डी को आपस में टच करवा दिया, ऐसी ए और सी को आपस में टच करवा दिया, और फिर वापस अलग करवा दिया गया। तो जब वापस अलग करवा दिया गया तो सिस्टम ऐसा बना, ए और बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली अब चार्ज क्या क्या हो चुका होगा, अब चार्ज हो चुका होगा Q3 और Q4। तो इस सेटअप का अब क्या फोर्स होगा वो बताना है, ये सवाल है। अब सुना ध्यान से, इस पे जब इससे टच कराओगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था, तब तक चार्ज फ्लो करे जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, है ना। अच्छा, ये इससे पहले ये देख लेना कि इनका साइज आइडेंटिकल होना चाहिए, मटेरियल और साइज दोनों आइडेंटिकल, मटेरियल और साइज दोनों, अच्छा ये गिवन है कि मटेरियल साइज दोनों आइडेंटिकल है ना।
तो अब इन दोनों को जब टच कराएंगे और अलग करेंगे तो इसमें चार्ज कितना आएगा Q2/2 और इसमें भी चार्ज कितना आएगा Q2/2। ये फेंक दे डस्टबिन में, ये बचा हुआ है Q2/2 के नाम से। अच्छा, इस पे चार्ज Q1 है, ये न्यूट्रल है, दोनों को टच कराया, टच करा के हटा दिया, इसको फेंक दे डस्टबिन में, इस पे कितना बचा Q1/2। अच्छा, ये भी चार्ज आधा हो चुका है, ये भी चार्ज आधा हो चुका है। अच्छा, फोर्स किसके बराबर था पहले, KQ1Q2/10 का स्क्वायर, KQ1Q2 तो ऐसे भी सीख सकते हो तुम, छोड़ो R का स्क्वायर है ना, KQ1Q2/R का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या, अब सिचुएशन क्या है, Q3 इज, और ये ऐसा लगता है बाय 2, अभी चलते रहो चल, हाँ, क्योंकि R का भी तुम आधा कर चुके हो, R/2 का स्क्वायर इज R/4, R/4 और ऊपर Q1 इंटू Q2/4, 4 से 4 घटा, आंसर क्या आ गया, टाइप भाषा और कुछ नहीं है, समझा। बस ऐसे सवालों के लिए वो अनसिन पैसेज देगा पूरा लिटरेचर वाला, पढ़ना उसे तबियत से बैठ के, तब जाके तुम्हें क्वेश्चन समझ आएगा, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया उसको लगेगा टाइम पास, काम का मेरे 5 मिनट पढ़ने में, अखबार पढ़ लेता इससे बढ़िया, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने में बहुत बड़ा देगा बस। अच्छा, काम करो, मुझे F इलेक्ट्रॉन बाय F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F इलेक्ट्रॉन छोड़ो, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय F ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के दो, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर, पहला, दूसरा 4 प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर, तीसरा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर में R 1 एंगस्ट्रॉम कर दिया जाए, R क्या कर दिया जाए, तो एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। ऐसे ही अगर प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर कर दिया जाए और 1 एंगस्ट्रॉम पे रख दिया जाए तो एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालो, और ये कंपेयर करो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। सवाल समझ आया। Fe बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, चार्ज दोनों पे बराबर है तो लिखा जाएगा के Q1 Q2 नेगेटिव का, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बाय R स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, G M1 M2 लिखने के बजाय ना काम करो तुम इस पे, ताकि तुम्हें याद रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन माइनस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय R, बीच के बीच की दूरी सेम रखनी है तभी तो कंपैरिजन करोगे, वरना कंपैरिजन का पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो R स्क्वायर धर लिया हमने, तो आंसर क्या आ जाएगा, -K/G QE/QP डिवाइडेड बाय ME/MP। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस हट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9 × 10⁹, जी की वैल्यू बोलो 6.6 × 10⁻11, 21। अरे प्रसाद तो नहीं चढ़ रहा है, नहीं आज की डेट में 21 वो बोलते हैं ना, बुरा मान जाते हैं 11 का चढ़ाओ, कम से कम 21 का तो चढ़ा दो, आजकल लोग अमीर हो चुके हैं, मास्टर डिग्री बचे हैं बस। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर लिख दूं, डिवाइडेड बाय, बोलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ बस ये सब याद होना चाहिए भाई, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg, सब kg में, सब ऐसा यूनिट में लिया है, ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी। अच्छा, क्या है रेशो, एक बार देख लेते हैं भाई। तो देखो नीचे पावर 31 है, ऊपर 27 है, ये वाला -38 आएगा, कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा, -38 + 9 कितना हो गया, -29, अरे -38 + 9 माइनस, सेव हो गया बुद्धि में, ठीक है। फिर ये 27 और ये 31, इसको ऐसे जोड़ो जैसे 30 और 28 जुड़े हो, तो 50 58 58 -11, 58 में 10 और जोड़ दो, कितना 68 + 69, तो नीचे है -69, ऊपर है माइनस का 29, तो 69 - 29 इज 40, तो ऊपर आया 10 + 40, ऊपर आया 10 + 40। ये छोटे छोटे नंबर अपने आप अपना झगड़ा पगड़ा करके सुलझते रहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि 10 × 40 टाइम्स आ चुका है, कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके मुकाबले, तो ग्रेविटेशन की कोई औकात नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने, इस एग्जांपल के लिए, किसके लिए, इस एग्जांपल के लिए, है ना, वरना ब्लैक होल की बात करें तो फिर कहानी अलग हो जाएगी, है ना। तो ऐसे नहीं है, इसको परम धर्म मान लो कि ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिंदाबाद, ग्रेविटेशनल गया, असलियत में ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता नहीं है, इसलिए हाँ ये मजाकिया बात हम कर सकते हैं, इससे तुम्हारे नंबर भी मिल जाएंगे बोर्ड में, जीवन सुख में चलेगा तुम्हारा, इससे फालतू बढ़ते ही जीवन खराब हो जाएगा। खैर, अच्छा प्रोटॉन प्रोटॉन पे, प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए Fe/Fg
तो यहां पे क्या रख दोगे 1.6 × 10⁻27। ठीक है, तो 3 पावर घट जाएगी उसकी। अब कितना आ जाएगा वो, पहले 40 टाइम्स आ रहा था, अब कितना हो जाएगा 37 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा डन है। ये कहा, अच्छा इसी में ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रख दूं तो यहाँ माइनस, दोबारा से यहाँ पे -31 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 पावर बढ़ जाएगी। अब कितना हो जाएगा 43। अरे एक्सेलेरेशन फोर्स तो निकाल ले पहले, एक्सेलेरेशन। तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स अप्रोक्सीमेटली डब्बा इंटू 10⁻43 टाइम्स आ जाएगा। समझ आया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया। बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, नहीं अरे ये कंपेयर नहीं करना, सिर्फ वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 9 × 10⁻9 इंटू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10 का स्क्वायर। अच्छा क्योंकि मुझे फोर्स नहीं, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज फोर्स पर यूनिट मास, तो मास से डिवाइड कर दो। तो 9.1 × 10⁻31 क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैंने किससे डिवाइड करा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यही क्या बनी अपनी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। पावर सॉल्व कर रहे हैं वो अपना नंबर वंबर अपने आप लड़ते मिलते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से 9.1 से 9 काट देना चाहिए, है ना, इतने भी सख्त दिल नहीं होना चाहिए, क्या करोगे कसाई बन के। तो हमने काट दिया 9.1 से 9, इसको बोल दिया 1.5, ये सब काम चुप होके करा है। ठीक है, तो 1.5 साइड में, यहां क्या बचा -38, माइनस का 38 प्लस का 9, अगेन माइनस का 29, नीचे -20 -31 -51 भेजो ऊपर, तो प्लस का 51 -29। तो हम एक काम कर रहे हैं, अगर तुम 50 में से 30 घटाओगे कितना आएगा 20, तो मैंने एक कम करा वहां से और एक बढ़ा दिया यहां, तो डिफरेंस 2 का कम आया, तो इसका मतलब 22 आ गया। तो 10⁻1.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो इसकी एक्सेलरेशन आई है इलेक्ट्रॉन की, जो इस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन आई है, वो स्पीड ऑफ लाइट को मजाक बोल गई है। ठीक है, तो पक्की बात है अगले ही सेकंड ये एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन होता क्या है, हाँ, तो अगले ही सेकंड वेलोसिटी घट जाएगी, इस अमाउंट से घट जाएगी। अरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, दूर भागेंगे ना, तो एक्सेलरेशन घटेगी ना, फोर्स डिक्रीज होगा, तो वेलोसिटी के डिक्रीज होने का रेट है, इंक्रीज होने का होता है, यूनिवर्स में खत्म हो जाता है अभी तक। ऐसे डिसइंटीग्रेट होता है यूनिवर्स जैसे थैनोस ने चुटकी मारी हो, हुआ नहीं ऐसे, क्यों, क्योंकि ये घटने का रेट है, बढ़ने का रेट नहीं है। समझ आया, कह रहे फालतू बात थी, हमें तो आंसर निकालना था। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई, हम कुछ है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन नीचे किससे डिवाइड कर दोगे 1.6, इस बार 1.6 कट गए, 9 बच गया, और -31, ये 22 आया, कितना हो जाएगा अब कितना हो जाएगा, -31 है ना, तो कितना हो जाएगा -27, हाँ तो वही है -27 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 क्यों होगा, 3 घटेगा ना। अरे तो लाले हाँ, -31 की बजाय कितना आएगा, तो मुझे बता पहले वाले के मुकाबले बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। अरे प्रोटॉन प्रोटॉन है, इनर्शिया ज्यादा है, उनका मास ज्यादा है प्रोटॉन का, तो भाई घटेगा ना, एक्सेलरेशन घटेगी। हल्की चीजों की एक्सेलरेशन टेंड्स टू बी मोर, और भारी चीजों की एक्सेलरेशन टेंड्स टू बी लेस। रीजन इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन अस यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स को सिस्टम मान लिया जाए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन 9 × 10⁻, इसमें से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, 3 घटाओ 19, सही है। अब इसको कंपेयर कर लो जी से। तो ऐसा नहीं है कि मेरे चार्जेस पे जी नहीं लगता, चार्जेस पे जी लगता है, बट वो लगने के बाद भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता कुछ। जैसे मान लो 2 सोर्स ऑफ इनकम है, एक से कमाया तुमने 0.25 पैसा, 25 पैसा नहीं, 0.25, और एक सोर्स है जहां से तुमने कमाया 3 ट्रिलियन, और अब तुम दोनों सोर्स को कंपेयर कर रहे हो, वही वाली बात हो गई है। ठीक है, तो तुम्हें आदमी अगली सेकंड चाटा मार देगा ना, ये दूसरा सोर्स बता ही क्यों रहा है जब पहले वाला सोर्स ऐसा है। तो यही है कि जी लगता तो है, बट उसकी चल नहीं पाती क्योंकि वो ना के बराबर है, किसके सामने, इसके सामने। इसके हिसाब से तो इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि जी नहीं लगता, किस पे, चार्जेस पे जी नहीं लगता। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर हम मान के चलते हैं कि ई नहीं लगता, न्यूक्लियस के अंदर क्या मानते हैं, ई नहीं लगता, किस पे, प्रोटॉन प्रोटॉन पे, तो प्रोटोनिक रिपल्शन नहीं होती, क्यों, क्योंकि ई नहीं है। क्यों नहीं है, ई है तो, पर न्यूक्लियर ने ओवरकम किया हुआ है। जैसे यहां पे जी है तो, पर ई ने कम किया हुआ है,
ई के रेस्पेक्ट में हो, ना के बराबर लगा। ऐसे ही सोचो, ई जी से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, ई जी से इतना ज्यादा है, तो न्यूक्लियर फोर्स इतना ही ज्यादा होता है ई से। समझ आया? यहां तो कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, और फालतू बात क्या हो सकती है कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तुम अब जानते हो थोड़ा सा, फर्मियोन, ग्लूओन, ये सब है ना, ग्रेविटोन कुछ पार्टिकल होते हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए थे तुम्हें। तो ऐसा मान के चलो कि ग्रेविटेशन भी रिपल्सिव हो सकता है, एंटीमेटर हो सकता है। अगर ग्रेविटेशनल रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, न्यूक्लियर तो होता भी है रिपल्सिव। अगर मैं 0.8 फर्मी के अंदर घुस जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाती है, मतलब रिपल्शन आ जाता है। तो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं रिपल्सिव, ग्रेविटेशनल फोर्स भी रिपल्सिव हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, है ना। अच्छा, जो बिहेवियर न्यूक्लियर फोर्स का है वही बिहेवियर ग्रेविटेशनल फोर्स का है। तो एक टाइम पे जब तुम क्वांटम के अंदर अच्छे से एंटर कर जाओगे तो फर्क नहीं बता पाओगे कौन न्यूक्लियर है कौन ग्रेविटेशनल है। हो सकती है, कब किस कंडीशन में, वहां पे तुम फर्क नहीं बता पाओगे कि ये न्यूक्लियर है कि ग्रेविटेशनल है, वहां फर्क नहीं पता रहेगा। ठीक है। ये खैर बहुत ही ज्यादा फालतू की बात यहाँ नहीं करनी चाहिए, समय खराब। हाँ, तो ये सवाल समझ आता है बट तुम्हें? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वेक्टर वेक्टर भी खेला जाता है। वेक्टर वेक्टर कैसे खेला जाता है? तो कुछ चीजें हैं, जैसे अगर कभी भी 3 वेक्टर तुम्हें ऐसे मिल जाए तो इन वेक्टर का सम हमेशा 0 आता है। कब? हमेशा, कभी कभी फर्क नहीं पड़ता तीनों के बीच का क्या एंगल है। दोबारा सुन लो, फर्क नहीं पड़ता तीनों के बीच का क्या एंगल है, फर्क नहीं पड़ता तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर वो क्लोज फिगर बना के तो सब 0 है, समेशन, अरे सब क्या, हाँ सम 0 है, सम 0 है, सम 0 है, बच गए। ठीक है। तो ये सिर्फ 3 वेक्टर के लिए ना, दुनिया में कितने भी वेक्टर के लिए हो सकता है ये। तो समेशन ऑफ क्लोज वेक्टर इज 0। समझ आया? अगर ये क्लोज नहीं हो पाए तो कुछ आंसर आ जाएगा, क्लोज हो गए तो 0। फर्क नहीं पड़ता कौन सा एंगल क्या है और किसका क्या मैग्नीट्यूड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी, एज लॉन्ग एज दे आर क्लोज दे आर 0। कैसे? ऐसे कि अगर मान लो ये वाला वेक्टर ऐसे बन जाता, तो मुझे बताओ ये साइकिल फॉलो कर रहा है, तो a प्लस बी वेक्टर किसके बराबर आता? सी वेक्टर। a प्लस बी बराबर सी वेक्टर आ जाता। समझ पाए? अब इसी सी वेक्टर को पलट दो, ऐसे लिखा हुआ माइनस सी वेक्टर, लग नहीं रहा है माइनस सी लिखा हुआ है? पक्की बात है? a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि मैंने इसको पलट दिया, क्योंकि मैंने इसको, और a प्लस बी ऊपर वाले के तहत सी है, तो सी माइनस सी, इसलिए आ गया 0। ठीक है। अच्छा, अगर ये फिगर बना दे तुम्हारे साथ कोई, बताओ समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर इज, समझ आ गया? अच्छा, इसी को ऐसे भी बोल देते, इस वाले सेटअप को ऐसे भी बोल देते हैं कि कोई भी वेक्टर खुद के पैरेलली ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो इस वेक्टर को उठाओ, यहां पटक दो, ऐसे दिखा। इस वेक्टर को उठाओ, यहां पटक दो, ऐसे दिखा। इस वेक्टर को उठाओ, यहां पटक दो, ऐसे दिखा। क्योंकि ये क्लोज फिगर से लाए हुए वेक्टर है, क्लोज फिगर से लाए हुए वेक्टर है, क्योंकि तो इनका भी समेशन क्या आएगा? 0। समेशन स्टिल 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओरिएंटेशन क्या है उनकी, अगर वो क्लोज फिगर बना गए तो वो खत्म हो गया। क्लियर है ये बात? पक्की? ठीक है। अच्छा, तो जैसे मान लो ये कोई आर वेक्टर है जो समेशन था ए और बी का, जो समेशन था ए और बी का। इस आर को दो तरीके से सुलझाया जा सकता है। कैसे? एक तो इसका प्रोजेक्शन निकाल लो इस वाले एक्सिस पे और इस वाले एक्सिस पे, निकाल लिया। किसका प्रोजेक्शन निकाला है? आर वेक्टर का। या फिर एक काम करो, और भी आसान तरीका बता देता हूं तुम्हें, तो सही से एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और जैसे मान लो ये बी वेक्टर है। क्या एक्सिस मेरे हाथ में होते हैं? तो अपनी मर्जी से मैंने एक्सिस ये मान लिया, मान लिया। एक कंपोनेंट यहां लिख लो ए एक्स, एक कंपोनेंट यहां लिख लो ए वाई, एक कंपोनेंट इसका लिख लो बी वाई इधर, एक कंपोनेंट इसका लिख लो बी एक्स इधर। इस बी के वाई और एक्स में कंपोनेंट कर दिए, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस ए के दोनों जगह कंपोनेंट कर दिए, इनको बोलते हैं अगेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट जुड़ेंगे, ये दोनों कंपोनेंट घटेंगे। तो यहां लिखा जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप और प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, और ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरीके से जोड़ोगे हमेशा आसान पड़ेगा। दूसरा, वरना तुम्हारे पास वो मजदूरी वाला तरीका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे सिर्फ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। सिर्फ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। सिर्फ क्या आएगा? डायरेक्शन कहां से लाओगे?
इसको मान लोगे कि कोई तो रिजल्टेंट आया, इन दोनों का मान लो रिजल्टेंट यहाँ आ गया, और ये किसी एक वेक्टर से एंगल अल्फा बना गया, और दोनों के आपस के बीच का एंगल क्या था, थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा जो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, तो ए साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, ये डायरेक्शन आएगी। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों एक साथ है, सही बात है। इसमें सवाल देख लो, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या है, तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल बराबर, बस इतने से पेट नहीं भरता, और भी बातें पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल, अरे बोल तो क्या 60 डिग्री और भी बातें हैं, जैसे चार चीजें होती है किसी भी ट्रायंगल के पास, एक उसका ऑल्टीट्यूड, एक एंगल बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, और एक मीडियन। कितनी चीजें हो गई, चार, है ना। आई एज्यूम 9वीं पास तो हो, क्योंकि अबाउट टू 12वीं पास, तो 9वीं पास तो पक्का हो, तो इन चारों बातों में पता होगा फर्क। एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड तुम प्यार से हाइट बोलते हो जिसको, और एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, मीडियन, चार चीजें, चार चीजों में फर्क है। मीडियन साइड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है, एंगल 90 बनाए ना बनाए, एंगल 90 बनाए ना बनाए, दो हिस्सों में तोड़ देती है, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा, 90 पे सीधा निकलेगा। अब वर्टिसेस में टकराए ना टकराए जरूरी नहीं है, लेकिन मीडियम वर्टिसेस को टकराती है। और ऑल्टीट्यूड हाइट, पॉइंट से लेकर परपेंडिकुलर दूरी जरूरी नहीं है वो दो बराबर हिस्सों में बांट दे। और एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को दो हिस्सों में तोड़े, बस समझ आया। ये चारों की चारों बातों में कोई फर्क नहीं है अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इन चारों बातों में कोई फर्क नहीं है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, चारों एक ही बात है। किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब उसने कहा कि मैंने इस पे तीन चार्ज रख दिए कोनों पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्सेस पे तीन चार्ज रख दिए उसके कोनों पे, बीच में कोई सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड कौन सा, बिल्कुल सेंटर का, सॉरी ट्रायंगल का सेंटर इज सेंट्रोइड। इस सेंट्रोइड पे तुमने कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, तो तुम्हें बाकी तीनों चार्ज की वजह से इस कैपिटल क्यू पे क्या फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, वो निकालना है। एफ नेट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, एफ नेट ऑन क्यू ड्यू टू ऑल थ्री क्यू, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इसने इस आदमी पे इधर फोर्स लगाया होगा ना, इस वाले चार्ज ने इस आदमी पे इधर फोर्स लगाया होगा, और इसने इस आदमी पे इधर फोर्स लगाया होगा। समझ आता है या तो कोई परेशानी, ठीक है। यहां पे एक और बात ऐसे देख लो तुम कि किन्हीं भी दो लाइनों के बीच का एंगल, अगर ये दो लाइन है तो इन दो लाइनों के बीच का एंगल ये नहीं होता, ये होता है, और ये उल्टा अल्फा नहीं लिखा हुआ, क्रॉस है ये, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मुझे बताओ अगर ये 60 डिग्री है तो इन दो लाइनों के बीच का एंगल कितना है, अगर ये 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इन दो लाइनों के बीच का एंगल इज 120। ओके, अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुम्हें पता है सारी बातें एक जैसी होती है। ये एंगल 60 था तो ये कितना, सही बात है। ये अगर हाइट है तो यही क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अगर ये पूरा एल था तो ये L/2 हो चुका है, सही बात है, ठीक है। ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 है, बताओ कोई दिक्कत। अच्छा, तो ये भी तो 60 होगा ना। ऐसा ट्रायंगल एक ये वाली साइड दिख रही है, तो ये ट्रायंगल देखो, यहां से जो निकला ये भी अगर हाइट है तो यही क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनेगा, तो फिर से ये भी और ये भी। तो मुझे ये पता लग रहा है ये 120, ये 120, ये 120, इधर हो, इन दोनों के बीच का एंगल, अगर ये ए बी सी बराबर है तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल इज 120, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल 60 नहीं है, समझ आया ना। यहां इन दोनों के बीच का एंगल, यहां यहां क्लोज फिगर नहीं बन गई, बट मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होना चाहिए ना, वहां तो थे, वहां एबीसी के मैग्नीट्यूड बराबर लिए तभी तो 0 आया। यहां एबीसी के मैग्नीट्यूड देख लेते हैं एक बार। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच की दूरी इज सेम, नहीं देख लेते हैं एक बार, वो भी देख लेते हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आसान है। मुझे बताओ ये L/2 दिख रहा है सबको, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस पता है, तो कौन सा एंगल लगाऊं, कोस 30, इसको h मान लो, तो कितना आ जाएगा L/2h, h निकालना है,
तो L अपॉन 2 cos 30 इज √3 2 से 2 कट गया, L बाय, कोई परेशानी? पक्का? अगर ये L बाय √3 है तो ये बताओ ये दूरी कितनी होगी, L बाय, और ये दूरी कितनी होगी, L बाय √3। मुझे बताओ ये Q और कैपिटल Q का पेयर, ये Q और कैपिटल Q का पेयर, ये Q और कैपिटल Q का पेयर, तो K Q छोटा Q हमेशा लिखा जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी L बाय √3, इन दोनों के बीच की दूरी L बाय √3, इन दोनों के बीच की दूरी L बाय √3, तो दूरी भी सेम, चार्ज का सेटअप भी सेम, डायरेक्शन डिफरेंट थी वो मैंने एंगल से देख ली, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब ये अगर इसका नाम F है तो ये भी F, ये भी F, तो आंसर 0। आंसर तो नेट फोर्स कितना आ गया अब, है ना? बट ऐसे तुम सीबीएसई में 2 लाइन लिख के आ जाओगे और क्वेश्चन 3 नंबर का है तो दिक्कत हो जाएगी, तो वहां पे तुम फैला देना इसको। कैसे फैला देना, ये देखो, ये हमारे फोर्स है भाई साहब, इसका नाम F मैग्नीट्यूड वाइज, इसका भी नाम F मैग्नीट्यूड वाइज, इसका भी नाम F मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है? इससे सीधी चीरती हुई एक लाइन लिख ली मैंने। बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये 60 है और ये भी 60 है। अब मैं इनको तोड़ूंगा, ये कितना बनेगा, F साइन 60, ये कितना बनेगा, F साइन 60, ये F साइन कोस 60, इस वाले का भी ये वाला F, ये कट गए, ये 2F कोस 60, कोस 60 इज आधा, इस कोस 60 से ये 2 कट गया, 2 फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन गिव्स समेशन, ये कर देंगे बस, ठीक है? अगर वो तुमसे बोल दे कि ऐसा है, फिर से एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और इस बार इसको कर दिया -Q, इसको कर दिया Q, इसको कर दिया Q, तुम्हें हर चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, हर चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, और जो तीनों चार्ज पे नेट फोर्स आएगा उन नेट फोर्सेस का F नेट कितना आएगा। सवाल दोबारा सुन लो, इस पे इन दोनों की वजह से एक फोर्स आएगा, इस पे बाकी दो की वजह से फोर्स आएगा, इस पे बाकी दो की वजह से फोर्स आएगा, तुमने इस पे F नेट निकाल लिया, इस पे F नेट निकाल लिया, इस पे F नेट निकाल लिया, तीनों के F नेट आ गए, इन तीनों के F नेट का भी F नेट क्या आएगा वो निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, इस चार्ज ने इस पे कहां फोर्स लगाया, इधर, इस चार्ज ने इस पे इधर फोर्स, इस वाले चार्ज ने इस पे, सही बात? तो इस पे नेट फोर्स इन दो का रिजल्टेंट आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, तो मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। अगर इसको L बोल दूं तो ये भी L और ये भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए। अच्छा, बीच की दूरी L, इधर बीच की दूरी L, पेयर ऑफ चार्ज Q माइनस Q, पेयर ऑफ चार्ज Q माइनस Q, तो K Q माइनस Q बाय L, दोनों में फर्क क्या रहेगा, डायरेक्शन के अलावा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स। अगर मैंने इसका नाम F रख दिया तो इसका भी नाम और बीच का एंगल, इस बार 120 नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि इस बार दोनों लाइनें यहां से शुरू हुई है, तो इस बार 2 निकलती है, 2 इकट्ठी होती है, लाइनों के बीच का एंगल आता है, एक आती हुई एक जाती हुई के बीच का एंगल नहीं आता। अच्छा, अगर ये 60 है तो इनको रिजोल्व कैसे करेंगे, ऐसे टुडुक टुडुक गए गए, F sin 60 खत्म। ये वाला बताओ, 2F cos 30, क्योंकि x और y लिया है ना, दोनों को बराबर बांट देगा, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो यहां से सीधा यहां टकराएगा वो चारों चीजें होंगे, ठीक है? अच्छा, और जो ये F कटे थे 60 वाले नहीं कटे थे, ये sin 30 वाले कटे थे, sin 60 वाले नहीं, sin 30 वाले कटे थे, तो ये जो कटा है ये कौन था, F sin 30, और ये भी कौन कटा था, F sin 30, और इधर 2F cos 30, तो इसका मतलब 2F √3/2, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, F √3। अच्छा, F √3 इसको यहां स्टोर कर लो, ये आ गया F √3, तो √3F लिख दिया इसको। ये किस पे है, -Q पे नेट फोर्स है, -Q पे नेट फोर्स है, ऊपर लिख लिया। अच्छा, अब ये कहानी इस वाले के लिए रिपीट करो, इस पे ये वाला चार्ज उधर फोर्स लगाएगा, दिखा, और ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, दिखा। ये एंगल बच्चा जानता है कितना, तो ये वाला एंगल, ठीक है? अब इसका मैग्नीट्यूड F, इसका मैग्नीट्यूड F जानते हो तुम, और याद कर लो, कभी भी 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हो, कुछ स्पेशल एंगल होते हैं जैसे 120, तो आंसर F आएगा। अगर ये 90 होता तो F √2 आता। ये कब है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, 90 अगर एंगल है तो F √2, अगर मैग्नीट्यूड बराबर है, और अगर मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल 120 है, तो आंसर इज F, ठीक है? तो यहां से, और वो कहां आएगा, दोनों के बीचों बीच लाई करेगा, यहां देख चुके हैं हम, करेगा दोनों के बीचों बीच लाई। तो मुझे बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या यहां नहीं आएगा, F,
कितना आया एफ, समझ गए पक्का। अच्छा एंगल कितने पे आएगा ये, इससे भी 60 पे, इससे भी 60 पे, क्योंकि इसका ध्यान से सुनना, इसका कहां कहां कंपोनेंट करोगे तुम, ऐसे लोगे एक्स और वाई एक्सिस, तो जो यहां कंपोनेंट करोगे तो कट जाएंगे, और यहां 2f cos 60 बच जाएगा, सही है, डन। तो तुम्हें क्या लगता है इधर क्या होगा, ये क्यों इसमें इधर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, ये इस पे अट्रैक्टिव लगाएगा, ऊपर एंगल 120 बनेगा, तो इधर बीचों बीच 60 पे निकलता हुआ फिर से आ गया, बात समझ आती है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल कितना, 60, डन है, कोई परेशानी, ठीक है। तो मुझे बताओ ये और ये वाले एफ बनाया मैंने, दिखे, दिख गए, ये बनाया, इन दोनों के बीच का एंगल बता दो चलो, 120, तो और किसका आ रहा है 60, क्या मौन व्रत रखा है, आर्यन 60 आया, ठीक है। देखो 60 कैसे आएगा ध्यान से देखना, मुझे इन दोनों को एक ही पॉइंट पे देखना है ना। अच्छा इस लाइन और इस लाइन के बीच का कितना एंगल है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 60, समझ आया। अच्छा ये 120 आ रहा था, उसमें से इन दो लाइनों को अगर सीधा करना पड़ जाए तो ये दोनों लाइनें जैसी सीधी होंगी तो कितना एंगल घटवा देंगी 120 में से, 60, समझ आया। भाई मुझे इस लाइन को, ये लाइन देखो ऐसे ऐसे समझो इसको, और ध्यान से समझना, ईमानदारी से बताना होता है क्या, इस लाइन को यहां फोल्ड करवा दिया, इस लाइन को यहां फोल्ड करवा दिया, क्या दोनों लाइनें सीधी होंगी अब, ये एंगल अगर 60 था तो मैंने कितना एंगल खो दिया दोनों को सीधा करवाने में, 60 का एंगल खो दिया है, 60 का एंगल खो दिया है, समझ में आया। अच्छा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर इस और इसको जोड़ दूं तो कितना आएगा, ये एंगल कितना है नाम बताओ इसका, 60 है, ये एंगल कितना है नाम बोलो, 60 है, भूल जाए तो लाइनें टेढ़ी है, मैं बता रहा हूं इसके बीच का और इसके बीच का एंगल 60, इसके बीच का, इसके बीच का एंगल 60, टोटल एंगल 120, टोटल एंगल, बट ये दोनों साइडें सीधी थोड़ी नहीं थी, मर्ज थी, सीधी नहीं थी, कैसी थी, मर्ज थी, इनको सीधा करोगे कितना एंगल खो जाएगा 120 में से, 60, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 60। दूसरा तुम प्रॉपर्टी और एंगल से भी निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल, इसको इसको कुछ नहीं करना तुम्हें, इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट करा के यहां रख दो, ये दोनों आपस में पैरेलल आएंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो जो इन दोनों के बीच का एंगल है वही एंगल तो आएगा दोनों के बीच में, बहुत सारी इमेजिनेशन हो सकती है। इन शॉर्ट अपना ये 60 आ चुका है, और नीचे इसको उठा के ले आए, डब्बे वाला, गोल वाला और एमी वाला, तीनों फोर्स उठा के ले आए। अब इन तीनों का भी समेशन निकालना है, क्या है, नेट फोर्स है ऑन ऑन बी चार्ज, ये नेट फोर्स है ऑन सी चार्ज, ये नेट फोर्स है ऑन ए चार्ज, और तीनों का नेट का भी नेट कितना आएगा इसको जोड़ लो, तो मुझे बताओ ये कितना, एफ एफ, हाँ ये इधर 2f साइन या कोस, मतलब 2f√3 तो ऊपर f√3 नीचे f√3, अगेन f नेट का भी नेट, आगे समझ, कोई परेशानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे जा रहा है, यहां यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और चार्ज का नेचर इज पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का नेचर इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पट्टा है तो यूनिफॉर्म जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आई से गया, बहुत है इतनी, यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन कहां दौड़ेगा, नीचे, ऐसा नहीं लगेगा फ्री फॉल हो गया इलेक्ट्रॉन का, नहीं लगेगा, भागेगा वो, फ्री फॉल तो जी के अंडर होता है ना, ये आतिशबाजी दोबारा होगी, बस इस बार कुछ बदलाव ये आ जाएंगे कि नीचे वाली नेगेटिव और ऊपर वाली पॉजिटिव, ठीक है।
और इस बार इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन ले लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट जाएगी। सिर्फ एरो हटाना है, लास्ट वाला अलग बनेगा। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और इस बार किसको छोड़ा, ये कहां जाएगा, और क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहां भी सेम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, इस पट्टे के बीच की दूरी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बा, इन दोनों लोगन के बीच 1.5 सेंटीमीटर दूरी, फिर से इसके बीच की दूरी भी 1.5 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी भी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है, यहां आएगा टाइम टू फॉल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए प्लेट टू बी प्लेट, ये ए प्लेट ये बी प्लेट, तो ये टाइम टी मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा ए से बी पे आने पे, टी क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी। ऐसे ही टीपी क्या होगा, टपोरी कह रहा हूं, हाँ, टाइम टू फॉल प्रोटॉन फ्रॉम ए टू बी, और ये फ्री फॉल नहीं है ना। अच्छा, मजा तब आएगा जैसे रेशो निकलवा लो इनका, टीई टीपी का रेशो निकाल लो, ये है सवाल, टी टीपी का रेशो निकाल लो और इसको कंपेयर भी कर लो, कंपेयर विद टीजी, टीजी मतलब तगड़ा, टीजी बोले तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा के ग्रेविटेशनल फील्ड लगाते तो मास है ना, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता हो, तो दोनों ही नीचे गिरते ग्रेविटी, तो उसमें कितना टाइम लगता, ठीक है। अच्छा, ये सारा काम किसमें हो रहा है, वैक्यूम में, कोई मीडियम इन्वॉल्व नहीं है, सारा काम इज इन अंडर वैक्यूम, है ना। अच्छा, तो निकालते हैं, तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे 11वीं क्लास की इक्वेशन ऑफ मोशन, पाप नहीं है वो, आना अच्छी बात है, आना चाहिए, है ना। तो जैसे सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तुम क्या जानते हो, सबसे पहले तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से तुम जानते हो कि एफ नेट हमेशा ही एम ए के बराबर होता है, एक आर्बिट्रेरी फोर्स माना जो सभी फोर्सेस का समेशन है, समझ आया, कोई परेशानी। जैसे इसके पास 30 रुपए, इसके पास 40 रुपए, दोनों के पास टोटल कितने, 70, इसके पास कितने 70 थे क्या इसके पास, इस 70 का इसके लिए कोई मीनिंग है क्या, इसके पास 30 थे, 70 का इसके लिए कोई मीनिंग है क्या, नहीं, तो इन दोनों के लिए 70 का कोई मीनिंग, इनका समेशन तो मुझे देखना था ना, तो एक बस नाम है, एक समेशन का नाम है एम ए, एम ए ऐसे कोई फोर्स नहीं है, हाइपोथेटिकल चीज है, एम ए इज हाइपोथेटिकल चीज, ठीक है। तो एफ नेट कोई भी आए उसका नाम क्या होता है, एम ए, नाम क्या होता है उसका, एम ए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में एफ नेट आता डिवाइडेड बाय एम, ध्यान से सुनना, ये एफ नेट एक्चुअल है, ये एफ नेट, और ये एम ए नाम है इस नेट का, इस नेट फोर्स का एक नाम है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एफ नेट अपॉन एम, यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स और उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्यू, और ये क्यू इज ई, क्यू इज ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इज -1.6 × 10⁻19। अच्छा, तो निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, चलो, ए बराबर एफ नेट कितना, क्यू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये किसकी एक्सेलरेशन है। सिमिलरली प्रोटॉन की एक्सेलरेशन विल बी चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है ना मैग्नीट्यूड वाइज, अपॉन, समझ आया, कोई परेशानी। अच्छा, तुम्हें एक और इक्वेशन आनी चाहिए, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आती है, ये जब छोड़े गए तब तो रेस्ट पे थे ना, बाकी के तो बाद में, क्योंकि जो बिल्कुल नेगेटिव प्लेट पे है तो वो नेगेटिव प्लेट पे है ही तब जब उसके रोक के रखा हो, तो मतलब रेस्ट पे हो, तो मोशन तो अब स्टार्ट होगा, अभी तक सब रुका हुआ था, है ना। तो इसमें u कितना 0, और s क्या है, दोनों के बीच की दूरी, तो s किसके बराबर आ गया, हाफ a t स्क्वायर, तो यहां से t किसके बराबर आ गया, 2s/a का अंडर रूट, समझ आया। तो s तो दोनों केस में सेम है, s तो दोनों केस में सेम है, तो मुझे बताओ टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आएगा, 2s बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहां निकाली हुई है दिख गई। ऐसे ही टाइम ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 2s बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, जो यहां निकाला हुआ दिख गया, दोनों का रेशो निकालना है, अंडर रूट 2s गायब होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, काट दो 2s डायरेक्ट लिखूं, ए ई ऊपर चला, सॉरी ए ई नीचे आ जाएगा, ए पी ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए पी अपॉन ए ई,
एपी कितना, वहां से देख लो, हाँ क्यू पी ई बाय एम पी अपॉन क्यू ई बाय एम ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कट गया, तो अब क्या लिखा जाएगा ये दोनों का रेशो, क्यू पी एम ई डिवाइडेड बाय क्यू, बोलो समझ गए। अब यहां से ना एक बात सीख लो, सोल रूट में क्या आएगा, अच्छा अंडर रूट में थी ना एक्सेलरेशन, सही तो कह रहा है। यहां से ऑब्वियसली सवाल सोल्व कराना पर्पस नहीं है, यहां से एक चीज सीख लो, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, चार्ज के, समझ आया, कोई परेशानी। तो टाइम हमेशा चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज अपने आप में एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, याद हो, सीबीएसई में नहीं है वो प्रॉपर्टी, बट तुम्हें पता है कि चार्ज किसी भी रिलेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता, मास कर जाता है, चार्ज नहीं करता, टाइम कर जाता है, टाइम में रिलेटिविटी आती है, लेंथ में रिलेटिविटी आती है, मास में रिलेटिविटी, सब में रिलेटिविटी आ जाती है, चार्ज में नहीं आती। तो ओनली इनवेरिएंट क्वांटिटी अमंग दीज इज चार्ज। और चार्ज बढ़ाओगे तो समय घटेगा, चार्ज बढ़ाओगे तो समय घटेगा। तो अगर इफेक्टिव चार्ज यूनिवर्स का बढ़ गया तो समय धीरे चलेगा तेज चलेगा, अगर इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया यूनिवर्स का तो समय धीरे चलेगा तेज चलेगा, सोच समझ के बताओ, धीरे चलेगा। और अगर इफेक्टिव चार्ज घटा दिया जाए तो, इफेक्टिव चार्ज घटाया कैसे जाता है, फैला के, ज्यादा स्पेस में कम चार्ज फैला दो, समझ आया। तो जैसे जैसे यूनिवर्स फैल रहा है वैसे वैसे समय इफेक्टिव चार्ज कम हो रहा है, तो इफेक्टिव चार्ज कम हो रहा है तो समय तेज चलेगा, इसीलिए यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की रफ्तार रिलेटिवली बढ़ेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारी ऑब्जर्वेंस में कोई यूनिवर्स नहीं होगा अपनी दुनिया के अलावा। छोटी सी बात है, छोटा सा एग्जांपल है, ये बातें सीखी जा सकती है, ठीक है, सवाल तो कर ही लेते। खैर क्योंकि तब से बोर हो रहे हैं यार, ये कौन बच्चों वाले काम करवा रहे हैं मेरे से, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल करे हमने। खैर क्यूपी की वैल्यू, अरे प्लस का 1.6 है, इसका माइनस का 1.6, बट रूट में नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि समय की बात हो रही है, तो कट गए दोनों, ई कट गए। तो ओनली थिंग विच यू हैव टू पुट इज एम ई एंड एम पी। 9.8 10 पावर माइनस 31, 1.6 10 पावर माइनस 27, सोल्व कर लेना, सुलझाती आंसर आ जाएगा। ग्रेविटी से कंपेयर करें तो कर लोगे, कैसे करोगे ग्रेविटी से कंपेयर, यहां ए की जगह क्या रख दोगे, हाँ, तो टी जी विल बी अंडर रूट 2s बाय जी, और जी की वैल्यू इज 9.8। समझ आता है, कोई परेशानी। अच्छा तो कंपेयर करने के बाद तुम्हें क्या लगता है फीलिंग के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये तो आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इन पे क्या, इनकी एक्सेलरेशन क्या क्या होगी, जैसे यहां से थोड़ा सा आइडिया लेते हैं एक्सेलरेशन का। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 पावर 4, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, ऊपर सुन जाओ, माइनस 19 प्लस 4s, माइनस का बहुत मुश्किल सवाल है, 15, माइनस का 15 ऊपर, नीचे से ऊपर प्लस का जाएगा, तो माइनस 31 प्लस का हो गया, प्लस 31 माइनस 15, 16, 10 पावर 16, 10 पावर 16, 9.8, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। दोस्तों पढ़ लिया ना अभी तुमने, तो कुछ कुछ बातें बता दो उसके ऊपर, सवाल ही है कुछ नहीं है। और जैसे मान लो मैंने यहाँ क्यू चार्ज लिया, इस क्यू चार्ज से चारों दिशाओं में लाइनें छूटेंगी, ये कुछ लाइनें प्रिंटिंग मिस्टेक है मान लेना, ठीक है, यहां थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ले लाइनों पे, ये एक एरिया ले लिया, ये दूसरा एरिया ले लिया, A1 A2, अगर इस A1 पे फ्लक्स फाई है, ये गिवन है, तो इस A2 पे फ्लक्स क्या होगा, क्या इसे पता, लाइनों की गिनती सेम है, क्यों सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि एंगल सेम है, प्रोजेक्टेड एंगल सेम है, ठीक है। एक फालतू की बात बोलूंगा, नहीं समझ में आती है चुप करके आगे बढ़ जाना, चूचा नहीं करनी। वो बात यह है कि असलियत में पहली बात तो एंगल 3D है, पहली बात तो एंगल
तो ये स्टेरेडियन वाला एंगल है। तो इस एंगल को थीटा ना लेके इज्जत दो इसको थोड़ी सी, इसको लेंगे हम ओम, सिंबल है इसका। कैसा एंगल है? 3D एंगल है, ठीक है। अच्छा ये किस में आता है? स्टेरेडियन में आता है। और ये प्रोजेक्टेड एरिया है इसका, 3D एंगल 2D एरिया प्रोजेक्ट कर रहा है। तो अगर एंगल सेम है, प्रोजेक्टेड एरिया हमेशा सेम रहेगा। हमारी दुनिया में A1 A2 है, इस एंगल के लिए A1 A2 नहीं है। समझ आता है? ऐसी ही कुछ कुछ बातें होती है सॉलिड एंगल में, यही सॉलिड एंगल है। असलियत में अगर तुम सॉलिड एंगल पढ़ लोगे तो तुम्हें एरिया की डिपेंडेंसी नहीं देखनी पड़ेगी फ्लक्स निकालने के लिए। ये आइडिया था। फिर हमने उसको आसान भाषा में तोड़ के एनसीईआरटी में डाला कि देखो 3D एंगल तो बस की बात नहीं है तुम्हारे, तुम एक काम करो एरिया इंटू 2D एंगल कर लो, बात बन जाएगी। इसलिए नहीं पढ़ा रहा स्टूडेंट, समझ गए? क्योंकि अगर वो तबीयत से पढ़ा जाए आधे घंटे का टॉपिक है, बेयर मिनिमम, तो तुम्हारी बुद्धि प्राइम पे काम करे। हाँ तो ये सवाल भी हो गया और तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि क्या चीज होती है स्टूडेंट, क्या आइडिया था उसका, ठीक है। अच्छा फिर अब सीधा ही मुद्दे के सवालों पे आते हैं, जैसे सीबीएसई में तुम्हारे आते हैं। तो जैसे 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 सवाल है दोस्तों, हाँ पी वाई क्यू है तो तुम्हारे पास है। देख मैं बताता हूँ एनसीईआरटी का एक एग्जांपल जो मैं करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, फिर पी वाई क्यू और एग्जाम्पलर। दुनिया में कोई सी किताब खरीद लो इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा सीबीएसई के लिए। क्या ऐसे नहीं है एलईडी उठा के पटक दिल लो सर, सीबीएसई में दायरा है ही नहीं उसका, है ना। एग्जाम्पलर ही सीबीएसई के स्कोप से बहुत बाहर निकल जाती है, देखा है तुमने करवाने की जब कोशिश की थी। तो अगेन क्या क्या करना है तुम्हें? 3 चीजें करनी है। पहला, एनसीईआरटी की किताब जो तुम्हें मिली है उसका एक एक एग्जांपल, एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज का, बैक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, डन। फिर उसके बाद जो मैंने तुम्हें पीवाईक्यू की शीट प्रोवाइड की हुई है सीबीएसई की, वो उसका एक एक क्वेश्चन, डन। उसमें मैंने थोड़े थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस भी डाले हुए हैं, वो अपने आप ही हो जाएंगे। वो बेसिकली एग्जाम्पलर के आइडिया से ही चुराया है, ईमानदारी की बात है तो क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है तुम एग्जाम्पलर करोगे। वो हो गई, इतने से ही तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, बहुत बढ़िया मतलब 90 से ऊपर, है ना। तो चांद पे सितारा लगाने के लिए तुम्हें एक और काम करना है, अगर कर पाओ, इज एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन। क्योंकि अगर पेपर बहुत टफ बनता है तो एग्जाम्पलर उसको कवर कर लेगा, जो कि आज तक बना नहीं है, एग्जाम्पलर के लेवल का पेपर बना नहीं है कभी। उसके आधे से मतलब उसका 10% का भी लेवल का पेपर बन जाता है तो बच्चे रोवाते हैं कि हमारी शिफ्ट का पेपर ऐसा था, सब फेल है। फिर यूट्यूब पे नाच चल रहा होता है, हाई पेपर हाई पेपर, जो पढ़ा लेते उतना अच्छा। खैर खैर अब तो यार ये भी नहीं बोल सकते पढ़ा लेते अच्छा, बच्चा ही नहीं पढ़ता। अब तो ये नहीं पता लगता कौन बच्चा है कौन टीचर है, दिमाग से, उम्र से तो पता लग जाएगा। नहीं तुम्हारे जैसा तो नहीं लगता, नहीं उम्र से बिल्कुल नहीं लगता। तो उम्र से तो बहुत बड़ा मतलब बोलना नहीं चाह रहा, उम्र से लगता हूँ। नहीं दिमाग में तो तुम्हारे ठीक है मेरे से। अरे ये थोड़ी ना है मुझे ज्यादा चीजें आती है तो मेरे में दिमाग ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मास्टर आईआईटी, ऐसा भी नहीं होता आईआईटी ने तो अकल ज्यादा है, ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे जिंदगी बहुत बड़ी है भाई, जिंदगी बड़े होते होते अकल किस बेसिस पे नापी जाती है वो पैरामीटर बहुत अलग अलग है। ऐसे भी नहीं जिसका आईक्यू ज्यादा है अकल ज्यादा है, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत पैरामीटर होते हैं ना अकल नापने के, तो हर कोई हर पैरामीटर में कितना अच्छा है उससे आती है ना अकल, तो है ना। तो ऐसे मान लो कोई जिसका आईक्यू 140 या 150 के आसपास है, सोशली वो बिल्कुल ही ऑकवर्ड है, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, तो उसको अगर सोशल टास्क दे दिया जाएगा वो तो उसका माइंड उधर फ्लेक्सिबल है ही नहीं। ऐसे अकल के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, तो ये बात बेतुकी है किसमें ज्यादा अकल है किसमें कम अकल है, पता नहीं होगा 0 पॉइंट कुछ। नहीं भाई नहीं, तुम खाम में जबरदस्ती एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो। यहाँ आ जाओ, यहाँ सवाल कर लो। ये देखो आर पार आईक्यू देख लेता है, ये पैदा हुआ है आईक्यू मीटर के नाम का, देख रहा है कुछ भी बोले जा रहा है। डोरेमोन के पेट से निकला, घर वालों को कूड़ी पे पाया, ये कहावत चलती है ना, बच्चा निकम्मा निकल जाए कूड़ी पे से लाए थे, ठीक है।
क्या पता सचो पता कर लियो। अब सुनो, इसमें 3 एरिया है, एक ये वाला A1, एक ये वाला A2, और जो बीच वाला तुम्हें दिख रहा है, कौन सा इसमें हल्का रंग है बहुत, ये ग्रे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा तुम्हें, A3। 3 एरिया है, A1 A2 A3, ठीक है। अच्छा, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार दिया कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई कैप है, न्यूटन पर कूलम यूनिट है, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, और ये कब है, जब x बड़ा हो 0 से। ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है, सेंटर ऑफ, एट सेंटर ऑफ सिलेंडर, एट सेंटर ऑफ, वैसे तो सिलेंडर है बट हमारे लिए सिलेंडर है ना, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड -200 आई कैप हो जाएगा अगर x 0 से छोटा हो जाएगा। ये गिवन है, गिवन सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम्हें क्या क्या निकालना है, पहला φ1, φ2, φ3, φnet, q enclosed। सवाल क्लियर? इरशाद? हाँ, φ1 A1, E A1। अब सुनो ध्यान से, E माइनस का होगा, और एरिया वेक्टर भी तो इधर होगा ना, और एक एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर होगा A2 तीर, इधर होगा A1 तीर, सही बात। तो ये भी तो माइनस का होगा, एरिया भी कैसा होगा, माइनस का होगा। अगर उसको प्लस लोगे तो ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे 200। अकल वाला इंसान क्या करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लक्स पॉजिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो फ्लक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहां से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, E A, कैसा, प्लस का। φ2 E है, दोनों पॉजिटिव, यहां दोनों नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव, यहां दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, तो फ्लक्स यहां पे भी E A। अच्छा, φ3, मुझे बताओ यहां पे इसके लिए थीटा हमेशा 90 नहीं होगा, एरिया वेक्टर एंड, ये मुझे कैसे पता लगा, आई कैप में दे रखा सारा का सारा फील्ड, वाई एक्सिस में ही नहीं फील्ड, और यहां एरिया वेक्टर हमेशा किस एक्सिस में होगा, वाई या जेड, वाई या जेड, क्योंकि ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये प्लेन, समझ आया, तो वाई जेड, वाई जेड। वैसे भी इस फिगर का ऐसे सिलेंडर है ना, तो इस पॉइंट पे एरिया रेडियली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ग्रेज करते हुए जाएगा एक्स एक्सिस में। तो ऐसे मान के चलो कि इस मार्कर से ये वाली लाइन हमेशा कितने एंगल पे रहेगी, और ये जो घुमाया ये क्या चीज है, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस में है, तो ऑलवेज 90। तो एंगल बिटवीन ए एंड ई इज ऑलवेज 90। आर भेज। तो बताओ फ्लक्स φ3 के कोस 90 है, 0, सही बात। तो फाई नेट बता दो, सारी वैल्यू गिवन है तुम्हें, ए अब दे देता हूं, सॉरी, कितना, 5 ही लगा मुझे। ये भी गिवन था तुम्हें, तो गिवन निकल भाई दो बस फटाफट, पाई इंटू 25 इंटू टाइम्स पावर -4, क्योंकि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया हमने हाथ के हाथ, तो ऐसा यूनिट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आ गई इसकी। अच्छा सुनना ध्यान से, 2 दूनी 25 चौका 100 इंटू 2 जीरो और, तो टाइम्स पावर 4, आंसर इज 3. फाइनेट आ गया। तो क्यू एनक्लोज बता दो, क्या क्यू एनक्लोज्ड फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब 3.14 की मल्टीप्लाई 8.85 गुणा में 10 की घात नफी की 12 गुलाम। आंसर इज डब्बा, भर लेना, ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? हाँ बोल। हाँ हाँ, आज मैं वहां जाऊंगा, 6:30 7:30 मेरी क्लास होगी, पर वहां आज क्लास ही नहीं है। नहीं मेरी तो है, केमिस्ट्री की नहीं है ना तुम्हारी, उधर सीबीएसई वाली। हम्म 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 हाँ दो।
इसकी सैड का नाम है ए, और इसकी दूरी यहां से यहां भी कितनी है, ए। ठीक है, ये ऐसे टेढ़ी रखी हुई, ऐसे दीवार सीधी रखी हुई है, बोर्ड पे टेढ़ी बनानी पड़ी ताकि 3D इफेक्ट आए। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है और वो है अल्फा एक्स की पावर हाफ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ आया? अच्छा, अल्फा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 800, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट होगी इसमें न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर हाफ। ये अल्फा है, अ कांस्टेंट। बाकी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है, एक्स का। एक्स बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, चलो यूनिफॉर्म नहीं है। एक और क्रिटिकल बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे वो तो ठीक है, पर मैं तो सवाल था ही नहीं है, मेरा तो सवाल था डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। हाँ, हर जगह ही यूनिफॉर्म है। इन दो बातों में फर्क तो बता, यही तो पूछ रहा हूँ, इन दो बातों में क्या फर्क है? दो सेम बातें बोल के तुम फर्क कैसे बता सकते हो उन दो बातों में, है भाई? ये क्या चल रहा है तुम्हारा, निशिका ही अदिति है? हम्म, मैं बताता हूँ। कांस्टेंट मतलब फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पॉइंट है स्पेस में, किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस स्पेस में हर पॉइंट पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आती है? यूनिफॉर्म मतलब होता है कि वो दो पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, दो पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, दो पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। तो कांस्टेंट तो नहीं है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तो फिर यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म है इक्विस्पेस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विस्पेस्ड, वो बढ़ता हुआ हो सकता है, घटता हुआ हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। क्या कांस्टेंट यूनिफॉर्म होगा? कांस्टेंट यूनिफॉर्म हो सकता है, हाँ कांस्टेंट यूनिफॉर्म हो सकता है। क्या यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगा? यूनिफॉर्म कांस्टेंट नहीं होगा। पहली बार पता लगा? बाहर ही पास करने वाले हो तुम। पूछ लिया करो ये सब बातें, अगर दिक्कत होती है कुछ तो तुम्हारे फर्ज बनता है ना। तो यूनिफॉर्म ये होगा, और कांस्टेंट फिक्स्ड होगा। यूनिफॉर्म में चेंज भी यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वो फील्ड होते हैं जो बदल तो सकते हैं बट उनका बदलाव प्रेडिक्टेड है। कांस्टेंट में कोई कुछ प्रेडिक्शन है ही नहीं, हर जगह सेम है। और नॉन यूनिफॉर्म जिसमें प्रेडिक्शन भी नहीं है। समझ आया? कोई परेशानी? तो फिर तुमने तो ये भी कॉन्सेप्ट खो दिया होगा 11वीं में कि कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि साला वो यूनिफॉर्म बोल रहा है तब भी कांस्टेंट ले ली, कांस्टेंट बोल रहा है तब भी कांस्टेंट ले ली। एक्सेलरेशन इज बदलाव इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। कभी नहीं सोचा ये बात गलत हो गई? खैर, वापस यहां पे चील की नजरें है ना, तो नहीं वो तो तेज होती है, बुगले की नजरें फोकस वाली है ना। तेज तो सारे चश्मे वाले अंधे हैं, एक दो को छोड़ के। नहीं तुम तो सारे बिना चश्मे वाले, मैं अकेला निकल गया। बत्तख नहीं, वो तो चाकू मार देते। यहां हो तुम। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पक्का? अच्छा, ये ए की वैल्यू मान लो, ए है तुम्हारा 0.मीटर, ये भी जीवन है। ठीक है, ये ना दे सवाल ना हो। तो अब हम सुलझाने वाले हैं फाइनेट और क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड निकालने के लिए मुझे पार्शियल फाई चाहिए होता है या टोटल फाई चाहिए होता है? क्यू एनक्लोज्ड के लिए फाई टोटल चाहिए होता है। इरशाद, इस साइड के लिए मुझे बताओ, इस साइड के लिए एरिया वेक्टर इज दिस बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, तो फाई इज नेगेटिव। नेगेटिव तो होगा बट कितना, तो याद आएगा माइनस ई। ई तो है जो भी है, और ए लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं, थोड़ी सी लाइनें फालतू लग जाएगी। अल्फा एक्स की पावर हाफ, और एरिया इज ए स्क्वायर।
यहां यहां पीछे आगे इन सबसे 0, क्योंकि फाई फाई कह रहा हूं, सॉरी, थीटा 90 कोस 90 0, इधर ए इधर ई इधर, ये E1 लो ये E2 लो, क्यों? दोनों ई में फर्क है, क्योंकि इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स एरिया सेम है बट एरिया वेक्टर अलग अलग है। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, उसका नेगेटिव इफेक्ट दिख गया। ये आ गया फाई 1, इस वाले पे फाई 2 बोलो, माइनस या प्लस, हाँ प्लस E2 ए क्योंकि ये उस साइड है। ये आया प्लस का अल्फा, बताओ एक्स की पावर हाफ और ए स्क्वायर। इस जगह पे एक्स ए है और यहाँ एक्स 2a है, ए प्लस ए, ओ पॉइंट पे 2a, पूरा का पूरा एरिया 2a पे पड़ा हुआ है, यहां पूरा का पूरा एरिया a पे पड़ा हुआ है। रख दो फाई 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा ए की पावर हाफ ए स्क्वायर, यहां अल्फा एक्स की जगह 2a की पावर हाफ ए स्क्वायर, ये फाई 2, तो फाई नेट फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 प्लस फाई 2, तो क्या क्या कॉमन है इनमें से? ये a की पावर 5/2 दिख रहा है, यहाँ पे भी a की पावर 5/2 दिख रहा है, √2 अलग से बच जाएगा, है ना, तो अंदर बचा √2 - 1 जो मैं देख पा रहा हूँ। बाहर कौन कौन कॉमन आ गया? ये अल्फा, ये की पावर 5/2, ठीक है, कोई परेशानी? ओके, अल्फा 800, a.1 की पावर, उम्मीद सुलझा लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, कैसे कर पाओगे ये कैलकुलेशन? रूट चाहिए ही नहीं अपन को, आधा नंबर रखो, अपनी बिटिया की शादी में लगा देना है। 1.14 माइनस 1, 800, 0.1 की पावर 5/2, 1/, की पावर 5/2, तो 10 की पावर -5/2 भी तो लिख सकते थे हम इसको, पर सोल्व कैसे करते हैं उसको, बात तो वही है। अब मैं चाह रहा हूं इसको क्या लिखना, हाँ हम्म, हाँ तो 5/2 है ना, तो उसको वापस क्या कर सकते हैं, 100 की पावर, या 10 की पावर 2 कर लेते हैं अलग, बिल्कुल सही, 10 की पावर 2 अलग करा इंटू √10, यही तो बात है, और गुणा पुणा में जो भी था ये 800, और ये 0.14, अब तो कर लोगे, ठीक है, ओके। अच्छा ये तो रह गया ना क्यू एन क्लोज, बता दो जरा इसको भी, पाई नेट इंटू, ये उठा के यहां पटक दोगे, इसकी वैल्यू तुम जानत हो, आंसर ना लाओ तो लालत हो। अच्छा ये जो मेथोडोलॉजी दिखी तुम्हें यहाँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने की बजाय, सॉरी फ्लक्स घटने की बजाय जुड़ा है, फ्लक्स घटने की बजाय जुड़ा है, तो कुछ सोच रहा है तो मंत्र पढ़ लेगा। मैं डर गया, मैं पता नहीं किस पे टोकते कर रहा तीनों में से, और मंत्र इंग्लिश वाले पढ़ रहा है होठ बना बना के, तो मंत्र नहीं, ये क्या कर रहा था, मंत्र की बजाय एंचेंटमेंट कर रहा था ये। क्या था ये पता है? वो तो ठीक है, हम 4 थे, हम 4 का ही मूड खराब हुआ है, जितने होता सबका मूड खराब होता, तो ठीक है अपना मूड खराब करके ना हमारे क्यों कर रहा है, पता क्या देखे जा रहा है। अरे बस रुक जा, इतनी क्रिंज बातें करेगा, सवाल काट दे तू, मेरे दिमाग में जलेबी बन गई, क्या बुक गए हैं, मेरी बुद्धि में बनती है, आंखें कमजोर है। मैं पहले सोच रहा हूँ सवाल देने से पहले तू एक डेरिवेशन करा दूं, वो डेरिवेशन शायद तुम भूल चुके होंगे, वो डेरिवेशन कम ही लोग करते हैं, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वही तो मांग रहा था।
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लो वो देख लो, क्योंकि वो जनरली वो क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों के लिए। बाकी एनसीईआरटी तो खुले में बताया हुआ है, देखो साफ साफ, तुम ही नहीं सीखते उसको। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन ऑफ गोस है वैसे ये। सिलेंडर वाली आती है तुम्हें, पॉइंट चार्ज वाली आती है, पॉइंट चार्ज में इंसुलेटर वाली आती है, आता है ना। सेंटर में क्या होगा, शेल है या सॉलिड है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, 12 केस हैं, सब आते हैं, गोस लो सब हो जाते हैं, है ना। सिर्फ एक ही में थोड़ी बहुत तुम्हें दिक्कत आ सकती है, आनी नहीं चाहिए वो भी, वो जिसमें तुम्हारा 3 रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कुछ करके आता है ना फॉर्मूला, इंसुलेटिंग स्फीयर का इनसाइड। हाँ भाई, वो सीबीएसई में स्फीयर तक ही लिमिटेड है तुम्हारा सब कुछ, सारा काम धाम। बटन अभी है। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज, बाकी दो वो सारी मैं करा चुका हूं। वन ऑफ द एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, एप्लीकेशन ऑफ गोस एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गोस ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा देता है। ये पता नहीं क्या, चुपचाप मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे से ऐसे बिल्कुल वो इमोजी नहीं होता वो वाला, ऐसा कुछ कुछ, और ये वाले दांत ऐसे दिखते हैं उसके, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वाली स्माइल कांस्टेंट ऐसे फोटो छपी पड़ी है इधर, मतलब कोई मसल मूव नहीं कर रही ना, ये खुद मूव कर रहा, पीछे मुड़ के देखा ये इमोजी बना हुआ दिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, एक ऐसी कोई इनफाइनाइट शीट, ये तीन मेरे मतलब केवल भाग गया उधर। हाँ, इधर कहां तक बढ़ी हुई है, इधर नहीं, वैसे तो इधर कितनी बढ़ी हुई, बोर्ड के अंदर कितनी, ऊपर नीचे, ठीक है। तो परलोक टू पाताल, है ना। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं ये तो नहीं निकाल पाऊंगा चार्ज कितना है, जहां चार्ज नहीं निकालते वहां, जैसे अर्थ की डेंसिटी इज मोर यूजफुल क्वांटिटी देन इट्स मास, ठीक है। किसी भी चीज के मास से ज्यादा क्या यूजफुल होता है उसकी, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो मुझे वॉल्यूम पकड़ा दो, मास में अपने आप निकाल लूंगा, समझ आता है। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसने बोला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो मुझे एरिया पकड़ा तो चार्ज निकाल दूंगा। तो यहां कौन सी क्वांटिटी का इस्तेमाल करेंगे हम, तो यहां क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोई एरिया बताओ। तो मान लो मैंने इंटरेस्टेड एरिया ये वाला ले लिया, तो इस ए को नाम दिया एरिया 1, क्या नाम दिया, तो इस एरिया 1 पे कितना चार्ज, सिग्मा A1, समझ आता है। तो यहां पे क्या ज्यादा जरूरी है, चार्ज की चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज निकालने के लिए ही तो चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे, वही तो कहा मैंने, चार्ज नहीं पता मुझे क्योंकि एरिया इनफाइनाइट है, तो मुझे कोई पर्टिकुलर एरिया बांध के दे दो, मैं उस बंधे हुए एरिया पे तुम्हें चार्ज निकाल के दे दूंगा, किसकी मदद से, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बोलती क्या है कि एक पे इतना तो कितने पे कितना, एक पे इतना तो कितने पे कितना, तो एक यूनिट एरिया पे सिग्मा है तो 2 यूनिट एरिया पे 2 सिग्मा है, A1 यूनिट एरिया पे A सिग्मा है, समझ आया, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे सिग्मा ए के हिसाब से लिखा जाएगा, चार्ज यहाँ पे सिग्मा ए के हिसाब से लिखा जाएगा, ए वो एरिया जो मुझे दिया होगा, ए वो एरिया जो मुझे दिया होगा, ठीक है। तो ये तो अभी समझा ही मैंने तुम्हें कुछ चीजें, है ना। अब मुझे इस शीट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना है, वो तो समझाने की बातें थी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है गोस मानने के, गॉसियन सरफेस मानने के। तो गॉसियन सरफेस मानने का पहला ऑप्शन सिलेंडर, और दूसरा ऑप्शन क्यूबॉइड, दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी, इस टाइप से कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर मैंने इसको नाम दे दिया ए, तो यहां जो एरिया बन रहा होगा, यहां जो ये वाला एरिया बन रहा होगा, इसका भी नाम क्या पड़ेगा, ए, ठीक है। यहां इस वाले को नाम दे दिया है तो इसका भी क्या नाम पड़ेगा, ये कौन सा सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, लिटरल एरिया नहीं है, ऐसे नहीं है नल के पार कर रखे हैं इसमें, नहीं, ये कौन सा एरिया है,
तो मेरे इमेजिनरी एरिया है, मैंने माना है ना, तो मुझे एरिया भी पता होगा जब मैंने इमेजिन किया है। तो इस शीट में से कितने एरिया का छेद करके जाएगा ये भी तो ए होगा, तो यहां पे जो एरिया बनेगा वो भी कितना होगा, ये भी तो ए ही होगा। अब इस एरिया पे कितना चार्ज है वो मैं निकाल सकता हूं, अभी अभी सिखाया। इस एरिया पे कितना चार्ज, क्यू है, क्यू ही सिग्मा ए होगा, क्यू है। इस पे भी कितना चार्ज, समझ आया? इस पे जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। बढ़िया करके लिखवाए जा रहे हो, हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, नशे में फुल टन हो। नहीं तो इस पे होगा, अरे शीट पे ही तो चार्ज होगा। तुम बेटा तुम वही हो, लूमिंग दिख रही है या फिर मिराज दिख रहा है, जाके वहां जीप से चाट जाओगे पानी को, है भी नहीं। और कितना होगा सिग्मा, ऐसे ही यहां होगा चार्ज, वहां थोड़ी ना होगा। कितना, डन है। अब इसमें दो वेरिएशन आएगी, इसमें दो वेरिएशन कौन सी, एक और एक। पहले तिनका फिर तिक्का देखेंगे। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूं किसका सिखा रहा हूं, तिनका, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इज एक 500 का नोट देखो, इधर से देखो इधर से देखो, दो 500 का नोट नहीं है, वो एक ही है ना। ऐसा नहीं है 500 का नोट लाए और इधर से देखा चलो 1000 हो गए, पॉसिबल है क्या? अब सुनना ध्यान से, अगर ये शीट थिन है, अगर ये शीट थिन है, ये शीट थिन है, तो इस शीट में इधर से चार्ज देखो और इधर से चार्ज देखो, तो वो 2Q नहीं होगा, क्या रहेगा? जिस दिन तुमने इसको 2Q बना दिया उस दिन तुम हो डोरेमोन। इधर से देखो 1000 हो गए, वो तो वही वाली 2000 का नोट तो 4000 दे देगा तुम्हें, मालामाल। गुल्लक में ऐसे करके नोट डाले हुए, 3 नोट है, 3 नोट का मतलब 6000, 12000 रुपए मान के खुद चल रहे हो तुम खुश हो एकदम। ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। थिन शीट मतलब एक ही लेयर है, थिन शीट मतलब एक ही लेयर है, एक ही नोट है। तो इधर से देखने के बाद वो नोट 1000 का नहीं बनेगा, इधर से देखने के बाद ये शीट 2Q की, ना ही 2A की बनेगी, ना ही 2A की बनेगी। समझ गए? पक्का? ठीक है। तो मुझे बताओ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, सही बात? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा सकता है कभी? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ऊपर से भी एक लाइन निकलेगी और ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, सही बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, बट कांस्टेंट तो बाद में होगा, अभी नहीं है, अभी यूनिफॉर्म है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड या तो प्लस एक्स में है या, समझ गए? कोई दिक्कत? अब इसको 3 हिस्सों में बांटो, एक यहां फाई, एक यहां फाई और एक कर्व सरफेस वाला फाई, 3 हिस्सों में बांट दिया। एक इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, 2 अलग अलग ढक्कनों का एरिया, समझ गए? तो मुझे बताओ यहां फाई किसके बराबर होता है, क्यू बाय, बट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो ई डॉट डीएस के इंटीग्रेशन के भी बराबर होता है ना, समझ गए? और इधर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये भी तो ई डॉट डीएस के बराबर होगा ना। अच्छा इधर डीएस नेगेटिव, ई नेगेटिव, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। और आंसर इज ई ए, आंसर इज ई ए। किसके बराबर है क्यू बाय, इधर ई भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव। अच्छा दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज, इधर दोनों के बीच का एंगल 180 तो नहीं है ना, 180 तो होता जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते। तो इसका मतलब यहां पे मैं डायरेक्शन बिना देखे भी एंगल देख के बता सकता था, सेम ही आएगा। तो इधर भी आंसर कितना आएगा, ई ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा और इसकी वजह से फाई 3 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर ई डॉट डीएस। तो मुझे बताओ यहां थीटा कितना, तो कोस 90, तो फाई 3, तो ई 3। वैसे भी इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? यहां तक सारी बातें समझ में आती हैं? अब मुझे बताओ अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है तो फाई 1 प्लस फाई 2 करूंगा क्या? अब देखो दो जगह कंफ्यूज कर सकता हूं मैं तुम्हें। अगर फाई 1 प्लस फाई 2 करूंगा तो आंसर 0 आएगा, क्यों? डायरेक्शन वाइज देखो, बट अब फील के साथ देखो, जो बच्चे फील करते हैं, ये शीट इधर निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर निकला इलेक्ट्रिक फील्ड,
इस एरिया से इधर निकलता हुआ, इस एरिया से उधर निकलता हुआ, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, खत्म, कुछ नहीं है। सब गलत हो गया ना। असलियत में इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही बार काट रही है, उस वाले एरिया को भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही बार काट रही है, इसलिए φ1 प्लस φ2 0 नहीं होगा, समझे? तो φ1 प्लस φ2 इज, बोलो 2, ये भी गलत है। पहले तो थोड़ा तो सही करा, बट एग्जैक्ट सही अभी भी नहीं है। शीट कौन सी है? 3। अगर तुमने इधर वाले का ये ले लिया और इधर वाले का भी ये ले लिया, दोबारा से वही काम नहीं कर दिया 500 का नोट? और डोरेमोन ने डोरेमोन बनाया, बड़ा मजा आया है। अगेन वही करा ना तुमने, थिन शीट है ना, तो इधर से भी 500 गिन लिया, इधर से भी 500 गिन लिया। अबे तो इधर क्यू ले लिया, तो उधर वाला क्यू क्यों गिन रहे हो? ये सेम ही तो क्यू है, जे दोनों क्यू सेम है, 2 बार नहीं गिन सकते, तो इसलिए ये लाइन भी गलत हुई। तो असलियत में किसी एक से निकालो, तो किसी एक से निकालने का मतलब इस क्यू को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्यू तो पता नहीं है, तो सिग्मा ई लिखेंगे। तो मुझे बताओ ई बराबर क्या आया? पहले तो इसको ये एक्सप्रेशन को लिख लो, ई ए बराबर सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ए से ए कट गया, ई बराबर, अच्छा सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी है, वो तो हर जगह सेम नहीं है पूरी शीट पे, और एप्सिलॉन नॉट दुनिया भर का कांस्टेंट है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, मतलब कांस्टेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बन चुका है। कोई रेडियस नहीं है, कोई दूरी की कोई टर्म नहीं है फॉर्मूले में, समझ आया? ये किसके लिए था? अब अगर 500 के नोट की गड्डी है, सुन ना, 500 के नोट की गड्डी है, तुम गड्डी या बंडल इस साइड से देख रहे हो, तो तुम्हें क्या सेम नोट दिखाई देगा? उस साइड से देखने पे भी 2 अलग अलग नोट दिखाई देंगे। जब बंडल आएगा नोट का, तब इधर से और इधर से देखने पे 2 अलग अलग नोट नजर आएंगे। तो अगर यही शीट थिक हो जाती, तो ये शीट थिक होने से अब ये वाला क्यू और ये वाला क्यू सेम, फॉर थिक both q are not same but different। समझ आया? अब तो दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा, अब रखो इस फॉर्मूले में। तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो किसके हिसाब से आएगा? E2a बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया तो समझ पूछ लो। आ गया? तुड़ुक तुड़ुक, ये बराबर जो ऐड हुआ है वो कांस्टेंट है खुद, तो ये भी कैसा है? और ये किसके लिए है? थिक। और ये वाला किसके लिए है? थिन। ये फर्क है, समझ आया? कोई परेशानी? तो थिन शीट के लिए फॉर्मूला इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, थिक शीट के लिए सिग्मा बाय, जैसी 2 शीट आ जाती है उसको थिक बोल देते हैं, जैसी एक होती है उसको थिन बोल देते हैं। ये ऐसा मान के चलो, एक शीट इज थिन और कलेक्शन ऑफ शीट इज, चाहे वो 2 का कलेक्शन हो, वो थिक बोला जाएगा। समझ आया? ठीक है। इस वाले से अगर मैं चीजें निकालूं, अलग आएगा आंसर, सेम आएगा, क्योंकि प्लेन तो कौन सा है? वाई जेड ही है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो कहां बातें बदली हैं? और वैसे भी शेप से तो फर्क ही नहीं पड़ता गोश्त में, तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, एक ही बात है, एनसीईआरटी में इससे निकाला हुआ है। कोई तक हो तो बताओ, यहां तक सारी बातें क्लियर? पक्का? एक और सवाल करो। मान लो हम उस जमाने में जी रहे हैं जिसमें जे थॉमसन था। कौन सा जमाना है? जे थॉमसन का। ठीक है, थॉमसन ने क्या बोला था? तरबूज। वो तरबूज का मेन रोल फैले हुआ है सब कुछ, है ना? तो मान लो उसने थोड़ी सी एडवांसमेंट करी। एडवांसमेंट ये करी कि तरबूज की बजाय ऐसा करो, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को तरबूज ना मान के एक आड़ू मान लो। आड़ू में एक ही बीज होता है, बिल्कुल अंदर बीचों बीच, चारों तरफ पल्प होता है, और अंदर एक ही बीज होता है, या बेरी का बेर अंदर। मुझे नहीं पता बेरी का बेर क्यों बोला जाता है, मुझे बेर पता है ना, पता नहीं बेरी का बेर, बेरी शायद पेड़ को बोलते होंगे उसके, जो भी है। तो उसने कहा कि वो जो बेरी है जिसका तुम बीज मान रहे हो, बीज भी स्फेरिकल है और फल भी स्फेरिकल है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव जेडी चार्ज है, और न्यूक्लियस पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज, और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बन गया एटम। और एक और चीज गिवन है, इस पूरे एटम पे चार्ज 0 है, मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, ये गिवन है। ये न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर पे, मतलब ओरिजिन पे। यही ओरिजिन है, यही क्या है? ओरिजिन है। तो पूछ रहा है कि अगर मुझे, क्योंकि ये पॉइंट है, ये क्या है? एक पॉइंट है। अगर आर ये बोल दे, अगर आर ये बोल दे, क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों आर पे। ठीक है, एक और बात जो है वो ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कहां तक है? टिल कैपिटल आर। कहां तक फैला हुआ है? टिल कैपिटल आर इन स्फेरिकल मैनर, इन सिमेट्रिक स्फेरिकल मैनर। मतलब सीधी बात है, ये रेडियस आर है, खत्म। हिंदी में है। ठीक है तो तुमसे क्या पूछ रहा है वो? यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसको। बाहर 0, ठीक है। अच्छा, देखो करेंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कुछ कुछ चीजें समझने की जरूरत है। जैसे उसने मुझे बोला है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो सबसे पहली चीज मैं इससे क्या कंक्लूड करूंगा? हाँ, क्यू नेट हो तो इसका मतलब अगर मेरा क्यू पॉजिटिव एटम का अगर क्यू पॉजिटिव प्लस जेड था, तो एटम का क्यू नेगेटिव टोटल माइनस जेड होगा। तभी तो दोनों का समेशन न्यूट्रल आया होगा। क्या मुझे क्यू नेट नेगेटिव पता लग गया? कितना है? माइनस जेड। ये पहली कंक्लूजन। अगर मुझे नेट चार्ज पता है तो मैं डेंसिटी निकाल सकता हूं, चार्ज डेंसिटी। क्या निकाल सकते हैं? चार्ज डेंसिटी। ये माइनस जेड कितने पे फैला है? हाँ, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम पे माइनस जेडी चार्ज। इतने वॉल्यूम पे इतना चार्ज, तो एक यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज निकालने को ही क्या बोलते हैं? हाँ यार, बहुत हैंग होते हो भाई अभी भी। तुम्हारा नहीं होगा 1.5 घंटे में पेपर, 3 घंटे का। तुम पूरे 3.5 घंटे ही लगाओगे। इसी को क्या बोलते हैं? अच्छा, ये रो कांस्टेंट है या बदलेगा? उसने खुद बोला यूनिफॉर्म है, खुद बोला है। तो इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? अरे पॉइंट पे होगी ही नहीं, वॉल्यूमेट्रिक हो। कुछ भी पूछो, आंसर जरूर आएगा। शाबाश। इस पॉइंट पे कितनी चार्ज डेंसिटी? पॉइंट पे होगी ही नहीं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पॉइंट पे कैसे आ जाएगी? अच्छा, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होने का, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होने का क्या तात्पर्य होता है? हाँ, चाहे मैं इतने वॉल्यूम पे डेंसिटी निकालूं, चाहे इतने वॉल्यूम की डेंसिटी निकालूं, चाहे इतने वॉल्यूम की डेंसिटी निकालूं, डेंसिटी सेम रहेगी, चार्ज सेम नहीं रहेगा। चार्ज बदलेगा तो सही, बट किसके हिसाब से? अच्छा, डेंसिटी सेम होने का मतलब चार्ज सेम होता है क्या? ना। डेंसिटी सेम होने का मतलब, हाँ, डेंसिटी यूनिफॉर्म मतलब होने का कि एक यूनिट पे अगर इतनी डेंसिटी रो डेंसिटी है, तो 2 यूनिट पे 2 रो डेंसिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर 1 यूनिट वॉल्यूम पे रो चार्ज है, तो 2 यूनिट वॉल्यूम पे 2 रो चार्ज है, 3 यूनिट वॉल्यूम पे 3 रो चार्ज है। कौन बदलेगा? चार्ज। सेम कौन रहेगा? डेंसिटी। समझ आया? जैसे 1 मीटर क्यूब का कॉपर, 1 मीटर क्यूब का कॉपर का मास निकाला, वॉल्यूम कितना है? 1। जो मास आएगा वही डेंसिटी है, जो मास आएगा वही डेंसिटी है। तो 2 मीटर क्यूब के कॉपर के लिए क्या बदलेगा? मास की डेंसिटी। मास बदलेगा, डेंसिटी वही रहेगी। ऐसी ही अब ये डेंसिटी निकाल ली, तो डेंसिटी हर वॉल्यूम के लिए सेम रहेगी। क्या बदलेगा? और चार्ज किस लहजे में बदलेगा? 1 के लिए रो तो 2 के लिए 2 रो, 3 के लिए 3 रो। तो 4/3 पाई छोटा आर क्यूब के लिए कितना? इंटू रो। बात समझ में आती है? तो अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो चार्ज कैसे निकलेगा? चार्ज ऑन वी यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा? रो इंटू। और ये वी कौन सा है? जो वो पूछे। ये वी कौन से वाला है? जो वो पूछे। समझ आया? ठीक है। तो हमने ये चीजें डिफाइन कर ली, और आगे देखते हैं इसको। स्फीयर की एक खास बात यह है कि चार्ज ना
इस पे जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होगा ऐसा, अगर मान लो मैं गॉसियन सरफेस मान लो, जैसे मान लो मैंने इस जगह पे गॉसियन सरफेस मान लिया, इस जगह पे क्या मान लिया, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं छोटा सा एरिया वेक्टर मानूं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये। पहली बात, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज डिफरेंट, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज डिफरेंट, बट ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, बट मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो सेम। हर शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज सेम, हर शेल के लिए, लेकिन दो अलग अलग शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम। अगर यहीं पे गॉसियन सरफेस में ये मान लेता तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो E1 मान लिया होता तो इस जगह पे E2 मानना पड़ जाता। तो अलग अलग शेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, बट सेम शेल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, मैग्नीट्यूड वाइज कैसे, और डायरेक्शन वाइज इज रेडियली आउटवर्ड ऑलवेज। ये मतलब होता है स्फीयर सिमेट्री। स्फीयर की सिमेट्री से ये आया, समझ आया। तो मैंने गॉसियन सरफेस भी कैसा माना कि एंगल हमेशा दोनों के बीच का, और बेहतर भाषा में बोलूं तो ए और ई के बीच का एंगल हमेशा कितना रहेगा, अगर मैं गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेता हूं तो ये बात कामयाब रहेगी। इतनी बात क्लियर होती है, यहां तक कोई परेशानी, ठीक है। अब इसी गॉसियन सरफेस पे कुछ बातें कर लेते हैं। ये गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस पे मुझे बताओ फ्लक्स कितना होगा, क्या फ्लक्स होगा E डॉट dA होगा, और यही E डॉट dA क्या Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के भी तो बराबर होगा। तो इस वाली चीज से क्या आ सकता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल लेते हैं। E तो E है, मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह सेम है, रेडियली आउटवर्ड है, डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो थीटा कितना 0, तो cos 0 इज 1, खत्म। तो मैं अब वेक्टर हटा देता हूं, अब सीधा E निकाल देंगे। तो E इंटू 4 पाई आर, भाई किसी भी R वेरिएबल है, R क्या है, और E इज अ फंक्शन ऑफ R। तो इस मोमेंट पे जो R रहा होगा वो पटक दिया, समझ आया। मैंने किसी जनरल R दूरी पे जाके ही तो गॉसियन सरफेस माना है। ये R क्या हो सकता है, यार ये भी हो सकता है, 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 अरे ये भी हो सकता है, ये भी, R तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जाकर रुक जाओ R, समझ आया, ठीक है। बराबर, अब Q एनक्लोज कैसे निकालेंगे, तो Q एनक्लोज दो भागों में बटा हुआ है, ये मेरा Q एनक्लोज दो भागों में बटा हुआ है, एक Q न्यूक्लियस प्लस Q विद इन गॉसियन सरफेस। क्या ये होगा Q एनक्लोज्ड, ये जो Q विद इन गॉसियन सरफेस है, ये वाले इस वाले हिस्से के अंदर जो भी चार्ज आया होगा उसकी बात कर रहा है। अब ये चार्ज कैसे निकाले, मुझे चार्ज डेंसिटी पता है, इस गोले का जो वॉल्यूम है अगर उसको रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका चार्ज नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बस इतना सा सोचना था। तो और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q न्यूक्लियस प्लस ZE प्लस Q विद इन गॉसियन सरफेसेस रो इंटू 4/3 पाई छोटा r क्यूब डिवाइडेड बाय बराबर ZE, रो की वैल्यू उठा दे, कितनी थी माइनस की, ZE डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब इंटू, हाँ कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई छोटा r क्यूब, ये कबाड़ में गए, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3, नहीं R क्यूब बटा R क्यूब, ZE कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा ZE बाहर, अंदर 1 माइनस, बुझ गए, और बटा एप्सिलॉन नॉट चल ही रहा था, यहां लिख दूं बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मुझे बताओ E किसके बराबर आ गया, क्या E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर रखा, R स्क्वायर पीछे से रखा दिया, क्या रीअरेंज करके लिखा जा सकता है ऐसे, अच्छा। और यहां क्या लिखा जाएगा ZE अंदर 1 माइनस R क्यूब बाय R क्यूब। ये सारी कहानी किसके लिए है, फॉर R छोटा है कैपिटल R से, ये सारी कहानी इसके लिए कही गई है। जब मैं किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हूं, जो इस एटम के अंदर अंदर हो, मतलब मेरा छोटा R हमेशा कैपिटल R से कम रहेगा, मतलब इनसाइड दी एटम है ना, मतलब इनसाइड ये टर्म। अच्छा एक चालक ये कर सकते हैं, R स्क्वायर है ना, गायब करूं, R स्क्वायर कॉमन निकाल, चश्मा पहन के आएगा नहीं दिखाई देता दूर का, तो ये हरकत छोड़ दे,
वरना ये हरकतें करके बेयर गिल्स तो बन जाएगा, टॉपर नहीं बन पाएगा। और क्या, जेड आर स्क्वायर कॉमन निकाला था, गायब हो गया। जब आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1/r² माइनस r/r, ये आ गया ई इनसाइड इट ओम। सही बात। बट इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? यहां तो कोई चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, तो यहां कोई चार्ज भी नहीं है। क्यू एनक्लोज कितना आया, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आया? क्या दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया? अब देख लेते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। मतलब एट आर बराबर कैपिटल आर क्या होगा, है ना। तो मैं एक बार क्या करूंगा, सरफेस को अप्रोच करूंगा बाहर से अंदर की तरफ, और यही सरफेस को अप्रोच करूंगा अंदर से। जब अंदर से बाहर की तरफ करूंगा ये फॉर्मूला आएगा, इसमें लिमिट रखेंगे। तो मैं निकालने जा रहा हूं लिमिट आर माइनस, जब लिमिट आर माइनस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये ZE/4πε0 1/r² माइनस r/r³। अच्छा, आर माइनस किसको अप्रोच करेगा? आर को, मतलब मैं अंदर से कैपिटल आर की तरफ जा रहा हूं, सरफेस पे जा रहा हूं, है ना। दूसरी जगह क्या होगा, दूसरी जगह लगेगा लिमिट 0, और ये क्या होगा, मेरा छोटा आर प्लस किसको अप्रोच करवाएंगे, मतलब बाहर से सरफेस को अप्रोच कर रहे हैं कैपिटल आर को। तो ये तो आंसर 0 ही करेगा। 0 में क्या डाल दोगे, इसमें क्या डालना है, छोटे आर की जगह कैपिटल आर। तो ये ZE जो भी कमाल लिखा हुआ बाहर लिखा रहने दो, 1/R² माइनस, तो कितना आ गया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी लिमिट ब्रेक, मतलब मेरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी जर्नी के दौरान यूनिफॉर्म रहा है, कांस्टेंट नहीं। क्या रहा है, यूनिफॉर्म। अब समझ आ गया, कोई परेशानी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव यूनिफॉर्म है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? तो ऐसे ऐसे सवाल है, सारे जो भी वेरिएशन तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जांपल दिखा सकते थे, सारी मैंने तुम्हारे सामने लाके पटक दी। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर में इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, कुछ एग्जाम्पलर चाहिए, और जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे मेरे यहाँ कराने को कोई फायदा नहीं है, अक्के बक्के रह जाओगे, अननेसेसरी स्लो करोगे, एक सवाल करोगे 1 घंटे में, कोई फायदा नहीं है उसका। वो जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे, जब तक तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा एग्जाम्पलर कराने में। 30-32 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, हद से हद 35-37 क्वेश्चन होते हैं किसी भी एक चैप्टर के, ज्यादा तो है नहीं, है ना। तुम अब ये सोच के देखो कि उससे तो बहुत भयंकर क्वेश्चन एडवांस वाला 3 घंटे में 90 पूछ लेता है, वो भी ब्रीड मिक्स करके पूरी। एग्जाम्पलर वाला तो बेचारा वो भी नहीं कर रहा, बहुत ठंडा हाथ रख रहा, उसके लिए एग्जाम्पलर में जाके वो लिखना पड़ रहा है, वो किलस के भी 1.5 घंटे से ऊपर पेपर खींच नहीं पाता। वो ये बोल देता रख लो यार 10 नंबर तुम, मैं 80 में भी खुश हूं। मुझे 74, वो जो तुम्हारा कितना क्राइटेरिया 74-75%, मुझे 75% से ज्यादा चाहिए। 75 से अगर मैंने 78 कर लिए, मैं लिख भी नहीं रहा, आलस है। आ दोगे तो इसलिए कम आते हैं, आराम से हो जाता है 1.5 घंटे का, और उसमें भी पूरे में से पूरे नहीं लाते। ठीक है, ज्यादा कोई परेशानी? पक्का? ऐसे मैंने पहला चैप्टर खत्म करा दिया, कल के दिन दूसरा, उससे अगले दिन तीसरा, ऐसे करके फटाफट सारे चैप्टर खत्म कर लो। ठीक है, और रेगुलर आओ। क्या नहीं, मत बन, जिस दिन तू वो बन गया सपोला मैं बना दूंगा तुझे।